हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग माई वर्ल्ड लीजन ऑफ द डूम के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग एक बड़े से टावर को देखते हैं जिसके ऊपर एक क्रिस्टल लगा हुआ था और उस टावर को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसी टावर के नीचे हमारा मेन कैरेक्टर लियो सावन बैठा था। सामो कहता है कि बहुत से लोग मारे गए लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऊपर से ज़ॉम्बीज ने इस टावर को चारों तरफ से घेर लिया है। सामो ग्रेनेड के निडल को बाहर निकालता है और कहता है यही दुनिया का अंत है, अगली जिंदगी में दोबारा मिलेंगे। इसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसी के साथ ही जो टावर के ऊपर क्रिस्टल लगा हुआ था वो चमकने लगता है और एक लाइट ऊपर की तरफ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को तब के टाइम में टाइम ट्रेवल कर दिया जाता है जब ये दुनिया का अंत शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग उस टाइम में आ जाते हैं जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हुआ था। हम लोग एक कन्वीनियंट स्टोर को देखते हैं जिसके अंदर से कई लोग भाग रहे थे ये कहते हुए कि अंदर चोरी हो रही है। इसके बाद हम स्टोर के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक लुटेरा था जो लड़की से कहता है कि सारा पैसा मुझे दे दो। लड़की स्टोर का सारा पैसा उसे देने को राजी थी लेकिन उस लड़की की खूबसूरती देख के उसके मुंह से पानी बाहर निकलने लगता है। वो लड़की उससे डर के नीचे गिर जाती है और कहने लगती है कि मेरे पास मत आना नहीं तो मैं किसी को बुला लूंगी। लेकिन वो लुटेरा कहता है तुम्हारे अंदर जो भी है तो उतना दम लगा के चिल्ला लो, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और उसके बाद वो लुटेरा उस लड़की के कपड़े फाड़ देता है लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है और वहाँ पे साओमो टेलीपोर्ट हो जाता है जो कि आसपास की जगह को देख के हैरान हो चुका था क्योंकि वो सच में उस टाइम में टाइम ट्रेवल हो गया था जब इस दुनिया का अंत शुरू हुआ था। इसके बाद साओमो के सामने 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू होता है जिसके अंदर उसे बहुत सारी सप्लाई इकट्ठा करनी थी, खाने पानी से लेके गांजा तक। वो लुटेरा जैंग से कहता है तुझे क्या लगता है बे, तू एक नकली गन से मुझे डरा देगा? मैं इस चाकू के साथ तेरे शरीर में इतने छेद करूंगा कि तुझे भी नहीं पता होगा। लेकिन साओमो उसके ऊपर एक गन से शूट करता है जो बुलेट उसके गाल को छूते हुए पार निकल जाती है और साओमो उससे कहता है कि चुप कर नहीं तो अगली तेरे सर पे होगी, जिससे उस लुटेरे की पैंट गीली हो जाती है और वो अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि भैया मुझसे गलती हो गई। इसके बाद जैंग उसके गले के ऊपर वार करके उसे बेहोश कर देता है और उस लड़की से पूछता है कि वेयर हाउस कहाँ पे है। वो लड़की उसे वेयर हाउस के बारे में बता देती है तो साओमो उसे शुक्रिया के तौर पे एक हेयर क्लिप देता है और वो लड़की साओमो को वेयर हाउस की चाबी दे देती है उसकी जान बचाने के लिए। साओमो उसे कहता है कि अगर तुम फ्यूचर तक जिंदा रह सकी तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा क्योंकि तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है। और वो लड़की ये सोचती रह जाती है कि सरवाइव करने से क्या मतलब है। इसके बाद साओमो वेयर हाउस के अंदर आ जाता है और उसके पास एक स्टोरेज रिंग थी और वो उसके अंदर सारी सप्लाईज को इकट्ठा करने लगता है और आखिर में सब कुछ खत्म कर देता है। इसके बाद साओमो तब के टाइम में आ जाता है जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हुआ था और सारी चीजें बदल चुकी थी और हम लोग फॉलन लीफ सिटी को देखते हैं जहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही तुम सरवाइव कर सकते हो, नहीं तो तुम कुत्ते की तरह जियोगे। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको दो लोगों ने घेर लिया था और वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें खाने के बदले में बेच देंगे। और वो लड़की रोते हुए और घबराते हुए यही कहती है कि मेरे पास मत आना नहीं मैं किसी को बुला लूंगी। वो दोनों उससे कहते हैं कि चिल्लाओ जितनी तेज चिल्ला सकती हो, इससे मुझे और ज्यादा उत्सुकता होगी, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन तभी उन दोनों के पीछे एक लाइट चमकती है और उन दोनों के पीछे साओमो आ जाता है जो उन दोनों की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। वो लड़की ये देख के काफी खुश हो गई थी कि कोई उसकी मदद करने के लिए आ गया और वो कहती है कि मुझे बचा लो, अपने साथ ले चलो। वो लड़की भले ही साओमो के बारे में भूल चुकी थी लेकिन साओमो को वो अच्छी तरीके से याद थी, इसीलिए साओमो उससे कहता है कि ये तो तुम हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो टाइम है? और वो लड़की साओमो से कहती है कि हाँ मैं भीख मांगती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। जिसपे साओमो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम जैसे लोगों के ऊपर अपनी पावर इस्तेमाल करना भी बेकार है। लेकिन वो दोनों साओमो को काफी हल्के में लेते हैं और कहते हैं क्या तू जैसा पिद्दी हमें मारेगा, हम तेरे टुकड़े कर देंगे। लेकिन जब उन दोनों की नजर साओमो के निशान के ऊपर पड़ती है जो कि अवेकनेस का निशान होता है तो उन दोनों की फट जाती है और वो साओमो से कहते हैं कि बड़े भाई हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन साओमो उन दोनों की गर्दन एक ही झटके में काट देता है और उन्हें मार देता है। वो लड़की कहती है कि तुम काफी ताकतवर हो, जिसपे साओमो उससे कहता है क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? जिसपे वो लड़की पूछती है कि तुम आखिर हो कौन? जिसके बाद साओमो उस लड़की को तब के बारे में बताता है जब वो उससे मिला था, जिससे उस लड़की को याद आ जाता है कि साओमो वही बंदा है जिसने उसकी मदद की थी। लेकिन वो लड़की हैरान होकर उससे पूछती है लेकिन तुम तो अभी भी पहले जैसे लगते हो, ये कैसे हो सकता है? जिसपे साओमो उसे कहता है मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट ली है इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकालूंगा। जिसपे वो लड़की रोते हुए कहती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को भी बचा सकते हो? उसने एक्स गैंग से उधार लिया हुआ था और वो आज मिलने के लिए
लिए गया था, लेकिन तब से वो दिखा ही नहीं है। जिसपे साओमो कहता है कि वो सिर्फ उसकी ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। और रही बात उसके बॉयफ्रेंड की, तो साओमो को पूरा यकीन है कि उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की को आज बेच देगा। जिसपे वो लड़की अपना सर हिलाते हुए कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो दोनों अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पे एक्स गैंग के लोग भी आ जाते हैं, जिनके साथ उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी था। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को देख के काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो सही सलामत था। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एक्स गैंग के मेंबर से कहता है कि यही मेरी गर्लफ्रेंड है और ये अभी भी वर्जिन है। तो मुझे तुम लोग बताओ कि इसके बदले में तुम मुझे कितना खाना दोगे मेरा उधार खत्म होने के बाद। वो लड़की इतनी सारी बातें सुन के काफी शौक हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम जरूर मजाक कर रहे होगे ना। जिसपे एक्स गैंग का बॉस कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मजाक कुछ भी नहीं कर रहा है, तुम्हें बेच दिया गया है सिर्फ और सिर्फ कुछ ब्रेड के टुकड़ों के लिए। लेकिन उस लड़की को अभी भी ये सब झूठ लगता है और वो रोते हुए पूछती है तुम अभी भी मजाक कर रहे हो ना, ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि प्यार ये सब कुछ सच है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि मैं तुम्हें एक बकरे की तरह पाल सकूं और बाद में हलाल कर सकूं, और मैंने तुम्हें हाथ सिर्फ इसीलिए नहीं लगाया ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी कीमत पे बेच सकूं। जिसपे उस लड़की को रोना आ जाता है अपने बॉयफ्रेंड के मुंह से ऐसी बातें सुन के। एक्स गैंग का बॉस उससे कहता है कि डार्लिंग रो नहीं, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। लेकिन तभी उनके बीच में साओमो आ जाता है जो कहता है कि मैंने इससे वादा किया है कि मैं इसे सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूंगा। जिसपे उस बॉस के बगल से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि साओमो के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तेरी औकात ही क्या है। लेकिन तभी एक चाकू उड़ते हुए जाता है और उसके गले के आर पार हो जाता है और वो वहीं पे नीचे गिर के मारा जाता है। इसके बाद वो सभी लोग साओमो के हाथ पे उसके अवेकन मार्क को देख लेते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि साओमो भी एक अवेकनर है। साओमो उनसे कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से वापस नहीं गए तो तुम सभी मारे जाओगे। लेकिन उनकी गैंग का बॉस भी एक अवेकनर था और उसकी अवेकनर पावर थी स्टोन स्किल, यानी कि वो अपनी त्वचा को पत्थर की तरह बना सकता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसका नाम लेते हुए कहता है कि वांग टिंग स्वीकार कर लो, यही तुम्हारी किस्मत है, ये लड़का तुम्हें बचा नहीं सकता है। उनका बॉस साओमो से कहता है कि ये हमारा इलाका है, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें एक डिसेंट मौत मिलेगी। जिसपे वैंग भी साओमो से कहते हैं कि मुझे उनके हवाले कर दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें चोट लगे। जिसपे साओमो उससे कहता है खूबसूरत लेडी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस ऐसी दुनिया में जहाँ पे कुत्ते भी इंसानों से अच्छे हैं, एक मैं ही हूँ जो अपने वादे को पूरा कर सकता है। इसके बाद साओमो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो बॉस साओमो से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं फर्स्ट लेवल का अवेकनर हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकते हो। लेकिन साओमो उसके सीने के ऊपर अटैक करता है और उसके गले को काट देता है, जिससे वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनका बॉस काफी ताकतवर था अपनी फर्स्ट लेवल पे। तो फिर इसका मतलब यही निकलता है कि साओमो सेकंड लेवल का अवेकनर है। इसके बाद साओमो उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों की बारी है, तैयार हो जाओ। जिसपे वो सभी वहां से भागते हुए कहते हैं कि बड़े भाई हमें माफ कर दो, अब हम लोग खेती करेंगे। लेकिन साओमो उनसे कहता है कि हेल में जाके खेती करना। इसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और उन सभी के गले को एक ही झटके में काट देता है। अगली बारी वैंग के बॉयफ्रेंड की थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। साओमो वैंग से पूछता है कि तुम्हें इसके साथ क्या करना है। वैंग कहते हैं कि इसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए इसे एक बार जाने दो, लेकिन मैं इसे दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन साओमो को अच्छे से पता था कि इस दुनिया में किसी ऐसे को छोड़ना बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के कांटों पे चलने जैसा था। इसीलिए साओमो उसके अंदर अपनी कुछ एनर्जी को डाल देता है ताकि उसे पता चलते रहे कि ये साला क्या क्या कर रहा है। साओमो वैंग से कहता है कि चिंता ना करो, मैंने उसे नहीं मारा है। वैंग का बॉयफ्रेंड अपने मन में सोचता है कि तुम बस इंतजार करो, मैं तुम दोनों से इसका बदला लेके रहूंगा। इसके बाद साओमो ऐसे ही खड़ा होता है कि तभी उसके आसपास लाइट चमकने लगती है और उसे सुपर एवोल्यूशन सिस्टम मिल जाता है, जिससे साओमो काफी खुश हो जाता है। और साओमो मन में सोचता है कि यहाँ पे अभी भी कई सारी रहस्यमय चीजें छुपी हुई हैं जिसको इंस्टीट्यूट को रिसर्च करना बाकी था। वैंग उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है, क्या तुम ठीक तो हो। साओमो उससे कहता है कि अब तुम सेफ हो और यहाँ से जा सकती हो और मुझे अपने रास्ते पे जाना है। लेकिन वैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे अपने साथ लेके नहीं चल सकते हो। साओमो उसे कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मदद एक ही बार करूंगा। लेकिन वैंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चल सकते हो। साओमो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो, लेकिन मेरे लिए तुम क्या कर सकती हो। जिसपे वैंग अपने टॉप को नीचे करते हुए कहती है कि इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। साओमो मन में सोचता है कि ये एक अच्छी इंसान है, इसे अपने साथ ले चलना एक अच्छी चॉइस होगी। और साओमो उसके टॉप को फिर से ऊपर कर देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। साओमो और वैंग ये दोनों एक ऐसी जगह पे आते हैं जो गरीबों
गरीबों के लिए नर्क और अमीरों के लिए स्वर्ग से कम नहीं थी। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कुछ लड़कियां ब्रेड के टुकड़ों के लिए खुद को बेच रही थीं और गरीबों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। और अगर खाने की बची हुई कोई आधी चीज नीचे गिर जाए तो लोग उसके लिए भी लड़ने लगते हैं। वैंग साओमो से पूछती है कि ये जगह कैसी है और हम जाएंगे कहाँ। साओमो उसे बताता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम पैसों के साथ कुछ भी कर सकते हो। और साओमो उसे एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम ऑक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों ऑक्शन की बिल्डिंग में आ जाते हैं और वैंग साओमो का हाथ कस के पकड़ लेती है और उससे कहती है कि ये जगह काफी डरावनी है। जिसपे साओमो उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद साओमो कुछ वेट्रेस के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे ऑक्शन में ले चलो, मुझे कुछ सामान खरीदने हैं। जिसपे वो वेट्रेस उससे कहती है तुम तो एक गरीब मशीनरी हो, क्या तुम हमें टिप भी दे सकते हो। इसीलिए वो वेट्रेस उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम खुद वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन जब साओमो अपने पास से 3 चॉकलेट्स निकालता है तब उन वेट्रेस का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। वो तीनों वेट्रेस साओ से चिपकते हुए कहती हैं कि मुझे चूज करो, मैं तुम्हें पूरा सेटिस्फाई करूंगी। लेकिन साओ उनसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिपकू हो, इसीलिए वो एक दूसरी वेट्रेस को चूज कर लेता है जो बिल्कुल शांत खड़ी थी। साओ उस चॉकलेट को उसकी चेस्ट में फंसा देता है और उससे कहता है कि इस लड़की को अपने साथ ले जाओ और इसे कुछ नए कपड़े दो पहनने के लिए इस चॉकलेट के बदले में। लेकिन वैंग साओ से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। जिसपे साओ उसकी ठुड्डी को पकड़ के कहता है कि तुम मेरी हो इसीलिए तुम्हें अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। जिसपे वैंग को शर्म आ जाती है और इसके बाद वैंग नए कपड़े पहन के आ जाती है। इसके बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है और ऑक्शन में दूसरी चीज ये थी एक मिलिट्री टैंक जिसके ऊपर अगर 3 लेवल का अवेकनर भी अटैक करेगा तब भी वो टच से मस नहीं होगा और इसकी कीमत थी 1 लाख बुलेट्स। और साओ को ये टैंक काफी पसंद आ जाता है क्योंकि ये ट्रैवल करने में काफी मददगार रहेगा। इसके बाद वहाँ पे जितने भी बोली लगाने वाले थे वो सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं कि ये टैंक मेरा है। लेकिन तभी वहाँ पे हुआ नाम का एक बंदा आता है जो कि कुआंग बाओ गैंग का वाइस डेप्यूटी लीडर था और हुआ जाके वहाँ पे यही अनाउंस कर देता है कि ये ट्रक उसका हुआ है। लेकिन तभी साओ वहाँ पे उस ट्रक के लिए 3 लाख की बोली लगाता है। जिसपे हुआ उससे कहता है कि क्या तुम अपनी जिंदगी से थक गए हो जो मरना चाहता हो। जिसपे साओ उसको उंगली करते हुए कहता है कि पीठ बढ़ाओ नहीं तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जिसपे हुआ 3,10,000 की बोली लगाता है। लेकिन साओ उस ट्रक के लिए 4 लाख की बोली लगाता है और वो दोनों इसी तरह से बोली लगाते जाते हैं और साओ आखिर में 6 लाख की बोली लगाता है। और तभी हुआ का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि बॉस हमारे पास इतना बजट नहीं है। जिसके बाद हुआ ऑक्शन के मास्टर गु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मास्टर गुई आप हमारे बारे में जानते हैं तो फिर क्या ये ट्रक आप हमें बेचेंगे। जिसमें मास्टर गुई कहते हैं कि बिल्कुल हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं इसीलिए ये ट्रक तुम्हारा हुआ। इसके बाद हुआ पीछे मुड़ के साओ से कहता है कि इस एपोकलिप्टिक दुनिया में ताकत ही सब कुछ है और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तुम यहाँ से सही सलामत वापस नहीं जाओगे। लेकिन साओ मुस्कुराते हुए मास्टर गुई को एक ऐसी चीज दिखाता है जिससे मास्टर गुई की नसें फट जाती हैं और उनकी नाक से खून बहने लगता है। दरअसल साओ ने मास्टर गुई को एक ऐसी चीज दिखाई थी जो उनकी हॉबी थी और उनकी हॉबी थी टीचर्स इन स्विम सूट। और सभी आपस में बात करने लगते हैं कि मास्टर गुई ऐसा कैसे कर सकते हैं सिर्फ एक खिलौने के लिए। उन्होंने तो कुआंग बाओ की गैंग से वादा भी किया था। लेकिन मास्टर गुई उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं ये तो मेरे बचपन का सपना था। और वो साओ से कहते हैं बच्चे क्या तुम्हारे पास और भी स्टॉक है। जिसपे साओ वहाँ पे बहुत सारे टॉयस रख देता है और मास्टर गुई से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है, टीचर युजुहारा टीचर आइको सब कुछ है मेरे पास। जिसपे मास्टर गुई साओ से कहते हैं कि जाओ वो ट्रक तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हुआ से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो लेकिन ये बूढ़ा भी अपनी मजबूरियों पे है। और वो साओ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसके पास बहुत सारा माल है इसीलिए मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। इसके बाद ऑक्शन में एक तीसरी चीज आती है जो एक लड़की थी जिसके पास एक खास तरह की एबिलिटी थी और वो एबिलिटी थी परस्यू। और इस लड़की का नाम वो नान है। साओ को पता है कि परस्यू स्किल कितनी कमाल की क्योंकि ये फाइटिंग के दौरान काफी काम में आती है और अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो डैमेज को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके बाद एंकर वो के बारे में सारी डिटेल बताने लगती है लेकिन तभी वो उसके हाथों से माइक ले लेती है और सभी लोगों से कहती है अगर वो उसे खरीदने वाले हैं तो उसकी एक मेन कंडीशन है। जिसपे सभी कहते हैं कि बेबी तुम्हारी क्या कंडीशन है, हम सभी पूरी कर देंगे। वो उन्हें बताती है कि उसकी मेन कंडीशन ये है कि उन्हें कुआंग बाओ को डिस्ट्रॉय करने में मदद करनी होगी। जिसपे उन सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि कुआंग बाओ को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है क्योंकि वो फॉलन सिटी की सबसे ताकतवर गैंग है। इसके बाद हुआ हंसते हुए कहता है कि अब मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम बायू ज़ैनटुआ की पर्सन हो। दरअसल कुआंग बुआ ने छुप के घात लगा के ज़ैनटुआ के ऊपर हमला किया था और उन सभी को मार दिया था और वो शायद से बच गई होगी और बच के भाग गई होगी। इसके बाद ऑक्शन में जितने भी आए थे वो सभी वू के ऊपर गिव अप कर देते हैं क्योंकि कौन किसी गैंग से पंगा लेगा।
इसीलिए एंकर को लगने लगता है कि आज का बिजनेस तो चला ही गया। लेकिन इसके बाद वो बिट शुरू करती है और उसकी बोली थी 10 मिलियन बुलेट्स। इसके बाद हुआ हुआ कहता है कि किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत है जो कुआंग बाओ के खिलाफ रिवेंज लेने की कोशिश भी कर सके। लेकिन तभी सौ वैंग का हाथ ऊपर कर देता है और उससे कहता है कि मुझे तो टेस्ट करना है ना। इसके बाद हुआ हुआ गुस्सा होकर साओ की तरफ गन पॉइंट कर लेता है और उससे कहता है कि साले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साओ उससे कहता है कि ये ऑक्शन है, क्या तुम यहाँ पे अपने हाथ गंदे करना चाहोगे? जिसपे हुआ हुआ ऊपर की तरफ गन चलाता है और कहता है जिसको भी इसमें घसीटना है घसीट जाओ, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे सभी लोग वहां से डर के भाग जाते हैं। इसके बाद हुआ हुआ साओ के ऊपर शूट करता है, लेकिन साओ अपनी तेजी दिखाते हुए उसके पीछे आ जाता है और हुआ हुआ के सर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और हुआ हुआ को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। हुआ हुआ साओ से पूछता है क्या तुम भी एक अवेकनर हो? जिसपे साओ कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है और वैसे भी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो अब चलो देखते हैं कि कौन यहाँ से बच के बाहर निकलता है। लेकिन तभी हुआ हुआ के लोग साओ के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि गन अपने नीचे करो। और हुआ हुआ जोश जोश में कहता है कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू गोली चला के दिखा और फिर मैं देखता हूँ कि तू यहाँ से कैसे बच के निकलता है। तो फिर साओ हुआ हुआ के सर के अंदर गोली चला के उसे मार देता है। इसके बाद हुआ हुआ के लोग साओ के ऊपर शूट करते हैं, लेकिन साओ उनकी बुलेट्स को बड़े आराम से डॉज कर लेता है और उन सभी को एक ही बार में मार पीट के बराबर कर देता है और उनसे कहता है कि वापस जाओ और अपनी रिइंफोर्समेंट लेके आओ। इसके बाद साओ वो की तरफ हाथ बढ़ा के उससे कहता है कि मेरे अलावा किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है जो तुम्हें खरीद सके। वो उससे कहते हैं कि तुमने जो अभी किया ये मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है, कुआंग बाओ इससे कई गुना ताकतवर होगी। वैंग वो से कहते हैं कि साओ के साथ चलो, फिर उसके बाद तुम भी उसकी हो जाओगी। इसके बाद वो तीनों ऑक्शन से भागने लगते हैं और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले ही बता देते हैं कि सामने की तरफ 3 लोग खड़े हैं। जिससे साओ पहले आगे जाके उन तीनों को बड़े आराम से मार देता है और वो से कहता है कि तुम्हारी स्किल के साथ इन लोगों को मारना मेरे लिए प्रैक्टिस के बराबर है। इसके बाद वो साओ को बताते हैं क्योंकि तुमने अब हुआ हुआ को मार दिया है तो उसके भाई कुआंग लोंग ने पक्का हमारे खिलाफ वारंट कर दिया होगा। अब सारे बॉन्टी हंटर्स की नजर हमारे ऊपर ही होगी। साओ वो से कहता है कि अगर तुम कुआंग बाओ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो फिर उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वैंग शर्माते हुए साओ से कहते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे अचानक से मिलने के लिए बुलाया है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वैंग से माफी मांगना चाहता है। जिसपे साओ वैंग से कहता है ये तो अच्छी बात है, ये एक अच्छा मौका है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसका बॉयफ्रेंड जरूर बॉन्टी के पीछे होगा और यही अच्छा तरीका होगा उससे निपटने के लिए। इसके बाद साओ उन दोनों से कहता है कि मैंने कुछ चीजें तुम लोगों के लिए रेडी की हैं और तुम्हें वहां पे लेके आना है जहाँ पे मैं तुम्हें बुलाऊंगा। इसके बाद हम लोग कुआंग बाओ के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पे उनका लीडर उनके ऊपर चिल्ला रहा था क्योंकि वो सभी मिलके भी 3 लोगों को नहीं मार सके। इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा वैंग के बॉयफ्रेंड को लेके आता है। वैंग का बॉयफ्रेंड लीडर से कहता है कि आपको नहीं पता है कि जिसने आपको भाई को मारा है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और मैंने उससे पहले ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली है और वो पक्का यहाँ पे आएगी क्योंकि वो लड़की किसी भी हालत में मुझे मना नहीं कर सकती है, इसीलिए पक्का वो आएगी और उसके साथ वो भी आएगा। कुआंग लोंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया है और अगर तुम मिस हुआ तो तेरी सारी किडनी गई। वैंग का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है अगर ये सक्सीड हो गया तो फिर क्या होगा? जिसपे कुआंग लोंग उससे कहता है कि तुझे 5 लड़कियां मिलेंगी। जिसपे वैंग के बॉयफ्रेंड का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। जहाँ पे वैंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। वैंग अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। वैंग का बॉयफ्रेंड नौटंकी करते हुए कहता है कि पहले मैं गलत था इसलिए मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस चलो। लेकिन वैंग उसके हाथ को पीछे झटक देती है और साओ के पास वापस आके कहती है कि सपने देखना बंद करो, उस टाइम के बाद हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जिसपे वैंग का बॉयफ्रेंड कहता है सिर्फ उस कमीने के लिए, फिर तो तुम्हें यहीं पे मरना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पे कुआंग लोंग पूरी आर्मी को लेके आता है। वैंग अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुमने मेरा इस बार भी फायदा उठाया। जिसपे उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम जैसी कमजोर लड़की पूरी जिंदगी भी मेरे हाथों से बच के नहीं निकल सकती है। कुआंग लोंग साओ से कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिससे मेरे भाई को हेवन में शांति मिल सके। इसके बाद वैंग साओ से माफी मांगने लगती है, लेकिन साओ उससे कहता है कि तुम चिंता न करो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। साओ उन लोगों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इकट्ठा करना काफी मुश्किल था और एक एक करके मारने में काफी टाइम लग जाता, इसीलिए मैं भी यहाँ पे चला आया। जिससे वो सभी साओ के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बॉस ये पगला गया है, इसे लगता है कि ये हमारी पूरी गैंग को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसपे साओ चुटकी बजाते हुए कहता है कि अकेले ही नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए खास तोहफा तैयार किया है। इसके बाद साओ जैसे ही चुटकी बजाता है दूसरी तरफ से वो बटन दबाती है जिससे वहाँ पे धमाके होने लगते हैं और कुआंग लोंग की पूरी गैंग उसी में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद फिर से वैंग की बॉयफ्रेंड की बारी आती है और साओ उसे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी डालना इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन वैंग साओ को फिर से रोक लेती है जिससे उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि वैंग अभी भी पहले जैसी है। वो नहीं चाहती
है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसे ही मारा जाए, इसीलिए वो भागते हुए जाके वैंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमारी पुरानी यादों को याद करो, प्लीज मुझे इस बार जाने दो, तुम बहुत प्यारी हो और अच्छी हो। और वो मन में सोचता है कि वांग टियांग तुम हमेशा ही मेरे हाथों की कठपुतली थी। लेकिन अचानक से वैंग उसके पेट के अंदर चाकू घुसा देती है और उससे कहती है गो टू हेल, नर्क में जाओ। और वैंग अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हाँ मैं कमजोर थी और शुक्रिया मुझे ऐसा सबक सिखाने के लिए। इसके बाद वो दोनों वहां से जैसे ही जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी कुआंग लंग आग के अंदर से बाहर निकलता है, जो कि 3 लेवल का अवेकनर था, इसीलिए वो इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। इसके बाद कुआंग लंग साओ के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला था, तभी वो वहां पे साओ का ट्रक लेके आती है और उसे जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो तीनों ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और वो कहती है कि वो 3 लेवल का अवेकनर है, इसीलिए वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। और साओ उसे कहता है कि तुम सही हो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद वो तीनों अपना ट्रक लेके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन हम एक बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं, जिनके हाथों में उन तीनों की बॉन्टी थी। और वो अपनी गैंग से कहता है कि तुम लोग काम करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद वो तीनों अपना ट्रक लेके सिटी के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और उनके रास्ते के बीच में जो भी आता है तो वो उन्हें कुचल देते हैं। लेकिन कुआंगलांग के लोग भी उनका पीछा लगातार करते हुए जा रहे थे और उनके रास्ते में भी जो भी आता है वो उसे कुचल देते हैं। इसके बाद वो साओ को बताते हैं कि सामने की तरफ बहुत सारे टैंक है और हमारा रास्ता उसी तरफ जा रहा है। और वो साओ से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए, जिसपे साओ उसे कहता है कि मेन गेट को कुचल दो और यहाँ से बाहर निकलो। जिसपे वो साओ से कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, फालन सिटी का मेन गेट डायमंड प्लेट से बना हुआ है, उसे तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन क्योंकि साओ फ्यूचर से आया था, इसीलिए उसे पता था कि ये सब कुछ झूठ है। फालन सिटी का मेन गेट सिर्फ स्टील प्लेट से बना हुआ है, इसीलिए ट्रक उसे आराम से तोड़ देगा। इसीलिए साओ उससे कहता है कि चिंता न करो, बस मेरे ऊपर विश्वास रखो। इसके बाद हम लोग कुआंगलांग के लोगों को देखते हैं, जो कि इसके ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं पता था कि मेन गेट स्टील प्लेट से बना हुआ है। उन्हें अभी भी लगता है कि वो डायमंड प्लेट से बना हुआ है। लेकिन कुआंगलांग को ये सारी सच्चाई पता थी, इसीलिए वो काफी परेशान हो जाता है ये सोच के कि साओ को इसके बारे में कैसे पता। इसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो साओ के ऊपर भरोसा करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती है। इसके बाद साओ 2 मिसाइलें छोड़ता है जो स्टील गेट से जाके लगती हैं और स्टील गेट के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो तीनों सही सलामत फालन सिटी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं। और साओ कहता है कि मेन गेम अब शुरू हुआ है। अब क्योंकि सिटी गेट टूट चुका था, इसीलिए बाहर से ज़ॉम्बी अंदर आने लगते हैं और वो सभी उनके साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन कुआंगलांग के ऊपर खून सवार था साओ को मारने का, इसीलिए वो भी सिटी गेट के बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम लोग साओ की टीम को देखते हैं, जो एक जगह पे आके अपने ट्रक को रोकते हैं और साओ अपने ट्रक के अंदर से कुछ खूनी कपड़े बाहर निकालता है, जिनके ऊपर इंसानों का खून लगा हुआ था। और साओ उन सारे कपड़ों को अपने ट्रक के बाहर फेंक देता है, जिससे वहां पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि साओ बिना फाइट बैक करे हुए ऐसे बेफालतू में ही मरना नहीं चाहता है। इसके बाद वो लोग साओ को ढूंढ लेते हैं, जो कि एक गड्ढे में अपना ट्रक पार करके खड़ा हुआ था। और कुआंगलांग बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे के अंदर अपनी पूरी आर्मी को कूदा देता है, सिर्फ और सिर्फ साओ को मारने के लिए। इसके बाद वो सभी साओ के ऊपर हंसने लगते हैं, ये कहके कि उन्होंने साओ को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन साओ उनसे कहता है बेवकूफों, मैं हूँ जिसने तुम्हें चारों तरफ से घेरा है। इसके बाद साओ एक तरफ इशारा करता है तो उस तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ गुर्राते हुए उनकी तरफ आ रहे थे और कुछ ही सेकंडों में वहां पे करोड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और कुआंगलांग इतना बेवकूफ नहीं था कि वो बेफालतू में ही अपनी जान गंवा दे, इसीलिए वो वहां से लौटने लगता है। लेकिन तभी साओ उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कुआंगलांग उसे डिफेंड कर लेता है और वो साओ से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम सभी यहीं पे मारे जाएंगे। लेकिन साओ आगे से कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैंने वो से वादा किया है कि मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य को मिटा दूंगा, तो मैं वो पूरा करूंगा। वो जो ट्रक के अंदर से ये सभी बातें सुन रही थी, उसे रोना आ जाता है। वैंग उसे कहती है कि इस कयामत की दुनिया में साओ ही एक ऐसा बंदा है जो अपने वादे पूरा करता है, इसीलिए मैं भी उसे पूरे दिल से फॉलो करती हूँ। इसके बाद वो ट्रक के अंदर से एक बटन दबाती है, जिससे उनके ऊपर कुछ सूट होता है जो पानी की तरह था। दरअसल ये यूरिन था, बोले तो सूसू, जिससे ज़ॉम्बीज़ और भी ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होने लगते हैं। साओ उनसे कहता है कि सूसू की वजह से ज़ॉम्बीज़ और भी तेजी से अट्रैक्ट होंगे और तुम सभी मारे जाओगे। इसके बाद ज़ॉम्बी पहले से भी ज्यादा बजर्क हो जाते हैं और उनके पर हमला करके उन्हें नोच के खाने लगते हैं। कुआंगलांग को इस तरह से अपने आदमियों को मरता हुआ देख के काफी दुख होता है। वो उसके पास आके उसे कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम्हारे आदमी तुम्हारे आंखों के सामने ही मर रहे हैं। लेकिन कुआंगलांग पीछे घूम के वो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे साओ आके उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है और कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जब कुआंगलांग हल्का सा जोर देके अपनी तलवार को नीचे की तरफ झटकता है, तब साओ काफी दूर तक पीछे खिसकता चला जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि लेवल 3 के अवेकनर्स को हल्के में नहीं लिया जा
सकता है। इसके बाद कुआंगलंग उनके ऊपर ब्लेजिंग फायर नाइफ के नाम का अटैक करता है, लेकिन साओ वैंग और वू को अपने साथ लेके वहां से हट जाता है, जिससे वो अटैक को डॉज कर पाता है। कुआंगलंग उसे कहता है कि तुम पिछली बार बच के भाग गए थे, लेकिन इस बार नहीं भाग पाओगे। तो साओ उसे कहता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। वैंग और वू की साओ को चिंता होने लगती है, तो साओ उनसे कहता है कि चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। इसके बाद साओ कुआंगलंग की तरफ जंप कर देता है, तो कुआंगलंग उसके ऊपर अपनी एबिलिटी से अटैक करता है, लेकिन वो सिर्फ साओ का एक शैडो था, इसीलिए वो उसके पीछे चला जाता है और उसके सीने के ऊपर अपनी नाइफ से अटैक करता है, लेकिन उसकी नाइफ उसके सीने के अंदर धंसी नहीं पाती है और कुआंगलंग अपनी शॉट को पीछे घुमाते हुए साओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन साओ उसे बाल बाल डॉज कर लेता है। साओ ये देख के काफी शॉक हो गया था कि उसका नाइफ कुआंगलंग की बॉडी के अंदर धंसा ही नहीं, जिसपे कुआंगलंग उसे बताता है कि उसकी बॉडी के ऊपर उसकी एबिलिटी की एक लेयर है, यानी कि आग की लेयर, जो उसे किसी भी अटैक को रेजिस्ट करने में मदद करती है। इसीलिए कुआंगलंग को मारना इम्पॉसिबल है, जिसपे साओ अपनी एबिलिटी को रिचार्ज करते हुए कहता है कि मुझे इम्पॉसिबल चीजों को चेंज करने में अच्छा लगता है। इसके बाद साओ के 3-4 क्लोन जाके कुआंगलंग के ऊपर लगातार स्लैश मारते रहते हैं, लेकिन उन लगातार स्लैशेस से भी कुआंगलंग को कुछ भी नहीं होता है और वो चौड़ में वहां पे खड़ा रहता है। वैंग को डर लगने लगता है कि कहीं साओ के साथ कुछ हो न जाए। वो कहती है कि साओ उसके ऊपर लगातार हमले तो कर रहा है, लेकिन उसके अटैक उसकी डिफेंस के सामने बिल्कुल बेकार है। इसे साओ खुद को ही ज्यादा जोर दे रहा है और थका रहा है। इधर हम साओ को देखते हैं, जो कहता है कि पता नहीं क्यों 3 लेवल के अवेकनेस इतने टफ होते हैं। इसके बाद कुआंगलंग हंसते हुए कहता है कि जब तक उसकी बॉडी के ऊपर उसकी एबिलिटी की फ्लेम है, तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी सारी फ्लेम बुझ जाती है और उसका डिफेंस न्यूलीफाई हो जाता है, जिसपे साओ उसे बताता है कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम्हें समझ में आ जाता कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और मेरी एबिलिटी एयर है, यानी कि हवा, और मैंने तुम्हारे आसपास की सारी हवा को बुझा दिया है, इसीलिए बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती है और तुम्हारा डिफेंस भी न्यूलीफाई हो गया। इसके बाद साओ कुआंगलंग के ऊपर तेजी से अटैक करता है और उसके गले को एक ही झटके में काट देता है और कुआंगलंग का किस्सा यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद कुआंगलंग की बॉडी से कोई लाइट जाके साओ की बॉडी के अंदर चली जाती है और सिस्टम उसे बताता है कि उसने लेवल 3 के अवेकनर को मार दिया है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा पेक्टुलर पॉइंट मिल जाते हैं। इसके बाद साओ उस पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास के जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को मार देता है और उन दोनों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। इसके बाद साओ अपने ट्रक के ऊपर आ जाता है और वैंग से कहता है कि वो उन बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर दे जो उन्होंने अभी जमीन के अंदर गाड़े थे। इसके बाद वैंग उन सभी बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर देती है, जिससे पीछे की तरफ धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक जगह पे सू फेफे नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसने देखा था कि साओ ने कैसे एक पावरफुल कुआंगलंग को मार दिया। इसके बाद फेफे एक बजूका को रेडी करती है और साओ के ट्रक की तरफ लॉन्च करते हुए कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरा बिग बेबी पसंद आएगा। साओ जो कि ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे आवाज से पता चल जाता है कि एक रॉकेट उसकी तरफ आ रहा है, इसीलिए वो ट्रक के ऊपर से ही जंप करता है और रॉकेट की तरफ अपना सूरिकन फेंक के मारता है, जिससे हवा में काफी बड़ा धमाका होता है और फेफे को लगने लगता है कि साओ मारा गया। लेकिन तभी धुएं को चीरते हुए एक चाकू उसके गाल को छू के पत्थर में जाके लगता है और साओ धुएं के अंदर से निकलते हुए फेफे से कहता है कि इस उम्र में रॉकेट के साथ खेलना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। फेफे कहती है कि तुम मेरे बिग बेबी से बच गए तो तुम सच में ताकतवर हो, लेकिन मुझे ताकतवर के साथ खेलने में ही मजा आता है। इसके बाद फेफे अपने पास से 2 ओजी गन बाहर निकाल लेती है और साओ के ऊपर शूट करने लगती है, लेकिन साओ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन फेफे साओ के ऊपर शूट करती रहती है, लेकिन साओ के ऊपर भी एबिलिटी लगी हुई थी, जिससे साओ के ऊपर उन ब्लड्स का कोई भी असर नहीं होता और साओ फेफे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फेफे पीछे हटते हुए कहते हैं कि तुम ठरकी मुझे मारना चाहते हो। इसके बाद फेफे अपने पास से एक रैबिट ग्रेनेड बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी साओ उसके पीछे जाके उसके बट को दबाता है, जिससे उसका ग्रेनेड उसके हाथों से छूट जाता है और साओ उससे कहता है कि तुम्हारा बॉम्ब अब मेरे हाथों में है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम कुछ कर सकती हो। लेकिन फेफे आगे से स्माइल करते हुए उसे रिंग दिखाती है, जिससे साओ तुरंत समझ जाता है कि आगे क्या होगा, इसीलिए वो उस ग्रेनेड को ऊपर फेंक देता है और साओ समझ जाता है कि इस लड़की की स्पीड काफी तेज है, इसीलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके बाद वहाँ पे धमाका होता है और उस धमाके की चपेट में फेफे भी आ जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। साओ उसकी तरफ चाकू करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती हो, इसीलिए अच्छा यही होगा कि अपने घुटने आराम से टेक दो। लेकिन फेफे साओ को बताते हैं कि उसने काफी टाइम पहले से ही अपनी बॉडी के अंदर एक बम लगा लिया था, अगर उसकी दिल की धड़कन या उसकी पल्स रुकती है तो वो बम तुरंत फट जाएगा और साओ भी उसी के साथ मारा जाएगा। इसके बाद साओ को याद आता है कि सू फेफे नाम की एक लड़की थी जो कि फालन सिटी की एक कमाल की बाउंटी हंटर थी और ऐसा कहा जाता था कि वो इतनी ताकत सिर्फ और सिर्फ अपनी
अपने वेपन की वजह से है। इसीलिए साओ को लगने लगता है कि उसे सू फेफे को अपनी टीम में इनवाइट कर लेना चाहिए। इसके बाद फेफे साओ से पूछती है तो क्या तुम अब मुझे जाने दोगे, जिसपे साओ उसे कहता है कि मुझे इससे भी बढ़िया आइडिया आया है। इसके बाद साओ उससे कहता है कि अगर तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन करती हो तो मेरे क्लैन में बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिग बेबीज हैं जो तुम्हें पसंद आएंगे। दरअसल साओ को पता था कि सू फेफे एक वेपन मैनिक है, यानी कि उसे वेपन चलाना बहुत पसंद है। इसीलिए अगर साओ उसे वेपन का लालच देगा तो वो पक्का उसके क्लैन को ज्वाइन कर लेगी। लेकिन सू फेफे बिग बेबी को कुछ और ही समझ लेती है और वो साओ से कहती है कि तुम टर्की एक छोटी लड़की को ऐसी जगह पे सम्मिलित करना चाहते हो और मैं तुम्हारा कभी भी बैटल ग्रुप ज्वाइन नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे साओ भी शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि उसने तो सुना था कि सू फेफे को बिग रॉकेट्स बहुत पसंद है। इसके बाद साओ फेफे से कहता है कि मेरा मतलब कुछ खास था तुम्हारे लिए, लेकिन फेफे अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहती है कि मैं तुम्हारा बैटल ग्रुप कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगी। इसके बाद वहाँ पे भागते हुए वैंग और सू आती हैं और फेफे वैंग की खूबसूरत अपर बॉडी को देख के काफी शॉक हो जाती है। इसके बाद उसकी नजर सू के ऊपर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरत लंबी टांगे देख के और भी शॉक हो जाती है। इसके बाद वो दोनों साओ से पूछते हैं क्या वो ठीक तो है, जिसपे साओ कहता है कि एक बेवकूफ छोटी लड़की मेरे साथ क्या ही कर सकती है। जिसपे फेफे को अपने ऊपर काफी बेइज्जती महसूस होती है और वो साओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी गंदी आंखें खोल के देखो कि मैं पहले ही काफी डेवलप हो चुकी हूँ। लेकिन सू फेफे की तरफ देख के कहती है कि ये छोटी बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है, और वैंग फेफे को एक चॉकलेट देते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुम काफी टाइम से भूखी हो, ये कैंडी खा लो। जिससे फेफे का सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो कहती है बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। इसके बाद साओ फेफे के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या अब वो उसका क्लैन ज्वाइन करेगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सुपर नेचुरल वेपन्स हैं जो उसको वो दे सकता है। फेफे उससे कहती है कि तुम्हारे पास है क्या और मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों हो। जिसपे साओ सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एक वेपन तैयार करते हुए कहता है कि थोड़ा सा इंतजार करो। इसके बाद साओ अपने लिए सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग यान बजूका रेडी कर लेता है जो देखने में ही कमाल लग रहा था। लेकिन इसी बीच जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तब उनके ट्रक के पास काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे। लेकिन तभी वहां पे एक ही झटके में एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है जो कि दरअसल एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी था और इसकी ताकत बेशुमार होती है क्योंकि इनके पास कई तरह की कॉम्बैट एबिलिटी होती है। इसके बाद फेफे अपना बजूका लेके सामने आ जाती है और उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के ऊपर बजूका फायर करती है। लेकिन साओ उसके बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है बजूका फायर करने से। जिसपे फेफे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे पैसे बनाने से रोकना चाहते हो। लेकिन जब फेफे साओ के हाथों में उस लॉन्ग बजूका को देखती है तब वो शॉक होकर पूछती है कि ये तुम्हारे हाथों में क्या है। जिसपे साओ शो ऑफ करते हुए कहता है कि ये मेरा बिग बेबी है, तो बताओ कि तुम्हारा बड़ा है या मेरा बड़ा है। जिसपे फेफे उसे कहती है बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि ये अच्छे से काम करेगा। जिसपे साओ उसे कहता है कि मेरा बिग बेबी इस दुनिया में सबसे अच्छा है। इसके बाद वो राक्षस उन चारों की तरफ देखता है और उनकी तरफ जंप करके बढ़ने लगता है। वैंग साओ से कहती है कि ये लगातार हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। जिसपे साओ उसे कहता है कि चिंता ना करो, ये तो गया। इसके बाद साओ उस लॉन्ग यान रॉकेट लॉन्चर को उस राक्षस के ऊपर फायर करता है और उस रॉकेट की एनर्जी ही इतनी ज्यादा थी कि फेफे पीछे खिसक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो राक्षस देखते ही देखते हवा में ही गायब हो जाता है और अगर कुछ वहाँ पे बचता है तो बस एक गहरा सा गड्ढा जो कि रॉकेट लॉन्चर की एनर्जी से बना हुआ था। इसके बाद साओ पीछे मुड़ के फेफे से पूछता है क्यों, है ना कमाल का। जिसपे फेफे चबी होके कहती है हाँ। इसके बाद साओ उससे कहता है कि अगर तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन करती हो तो मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करने को दे सकता हूँ। जिसपे फेफे भागते हुए उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे ये रॉकेट लॉन्चर देते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन साओ उसे लड़ते हुए कहता है कि इतना एक्साइटेड मत हो, पहले मेरे ऊपर से उतरो। जिसपे फेफे उसे कहती है कि पहले मुझे रॉकेट लॉन्चर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर से उतरूंगी। इसके बाद वो तीनों अपने लिए अपने अपने कैंप लगा लेते हैं और साओ उनसे कहता है कि आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई है, इसीलिए आज हम यहीं पे रुकेंगे और सोएंगे। इसके बाद साओ ट्रक की तरफ जाते हुए कहता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज नहीं आएंगे, इसीलिए तुम आराम से सो सकते हो और तब तक मैं नजर रखता हूँ। तभी फेफे साओ से पूछती है और मेरे बिग बेबी का क्या। जिसपे साओ उसे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता तब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसके बाद वो तीनों सोने के लिए चले जाते हैं और सू और वैंग दोनों अपने मन के अंदर कुछ और ही सोच रहे थे। इधर हम लोग साओ को देखते हैं जो ट्रक के अंदर बैठा हुआ सोच रहा था कि मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा तेजी से हमारे लोगों की तादाद बढ़ रही है, इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके इंस्टीट्यूट को दोबारा से रिसर्च करना पड़ेगा। इसके बाद सू आके ट्रक के अंदर बैठ जाती है
और वो साओ से कहती है कि तुमने मेरी मदद की थी कुआंगलांग को मारने के लिए, इसे मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जिसपे साओ उससे कहता है कि तुम मेरे मेंबर हो, इसीलिए तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए काफी देर हो गई है, जाओ और जाके सो जाओ। लेकिन सू अपना टॉप उतारते हुए कहती है कि मैंने कसम खाई थी कि जो कोई भी मेरा बदला लेने में मेरी मदद करेगा तो मैं खुद को उसके हवाले कर दूंगी। इसके बाद सू डायरेक्ट साओ से चिपक जाती है, लेकिन वो दोनों अपने इस काम को अंजाम देते हैं कि उससे पहले वहाँ पे वैंग आ जाती है, जो ट्रक के ऊपर नॉक करते हुए कहती है कि उसे साओ से कुछ बात करनी है, जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। लेकिन साओ अपना दिमाग चला के सू को कार की सीट के पीछे छुपा देता है और इसके बाद वैंग उसके अंदर आ जाती है। लेकिन वैंग यहाँ पे एक दूसरे मकसद से आई हुई थी। दरअसल वैंग को भी अवेकन होना है, इसीलिए वो चाहती है कि साओ उसकी मदद करे। इससे सू और साओ को शांति मिल जाती है, क्योंकि वैंग यहाँ पे सिर्फ अपनी पावर्स को अवेक करने के लिए आई थी। लेकिन तभी वैंग अचानक से साओ से चिपकने लगती है और वो दोनों अपने काम को फिर से अंजाम देते हैं कि इससे पहले वहाँ पे फेफे आ जाती है, जो ट्रक के ऊपर नॉक करने लगती है, जिससे वो दोनों फिर से चिंता में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वैंग अपना दिमाग चलाती है और वो अपनी मर्जी से सीट के पीछे छुप जाती है, जिससे साओ अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है और सोचता है सब खत्म। इधर फेफे अपने मन में सोच रही थी कि बाकी दोनों लड़कियां सो रही हैं, इसीलिए एक सुंदर लेडी को अपनी अदाओं का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को दीवाना करने के लिए। इसीलिए फेफे यहाँ पे ये आइडिया लेके आई थी कि वो साओ को अपने जाल में फंसाएगी और वहाँ से बिग बेबी लेके चली जाएगी। लेकिन जब वो दरवाजा खोल के देखती है तब साओ लटका हुआ चेहरा लेके कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद फेफे को सीट के पीछे से वैंग और सू की आवाज आती है और फेफे साओ के ऊपर चिल्लाते हुए पूछती है तू ठर के यहाँ पे क्या क्या कर रहा था। इस पे साओ उसी के सर के ऊपर घूसा मारता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती है। इसके बाद अगले दिन साओ ट्रक के ऊपर बैठा हुआ था और वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखते हुए शर्मा रही थी। फेफे उनसे कहती है कि हमारा लीडर ताकतवर है और तुम लड़कियों ने अगर खुद के ऊपर काबू नहीं रखा तो हमारा लीडर आगे जाके एक हारेम ग्रुप ट्रांसफॉर्म कर लेगा। इसके बाद सो ट्रक को अचानक से रोक देती है और सामने की तरफ इशारा करती है, तो सामने की तरफ हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे और उन्हें देखने से ही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ थी। इसीलिए साओ उनसे कहता है कि जल्दी से कार स्टार्ट करो और यहाँ से निकल चलो। और साओ उनके झंडे को देख के सोचता है इनका ग्रुप तो सोल्टर लीजन से है। इसके बाद वैंग जब ट्रक के अंदर चढ़ रही थी तभी कोई उसके ऊपर अचानक से अटैक करता है, लेकिन साओ समय रहते वैंग को बचा लेता है और कहता है कि जल्दी से बाहर आओ। इसके बाद वहाँ पे एक ग्रुप और उनका लीडर आ जाता है और वो ये देख के काफी खुश हो गए थे क्योंकि उनके पास लड़कियां और काफी ज्यादा कमाल की एक कार भी थी। इसके बाद सू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके साओ को बताते हैं कि सामने की तरफ 18 लोग ही हैं, जिसपे साओ मन में सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे थोड़े से एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाएंगे। लेकिन वो ये भी सोचता है कि उसे लीडर को पकड़ लेना चाहिए और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेनी चाहिए। लीडर साओ से कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, और इसके बाद वो साओ के ऊपर अपने एरो से शूट करता है, लेकिन उस एरो की स्पीड साओ के लिए काफी ज्यादा धीमी थी, इसीलिए वो उसे आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन वो लीडर इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो साओ के ऊपर लगातार 3-4 एरो शूट करता है, लेकिन साओ उन सभी एरो से भी बड़े आराम से डॉज कर लेता है और लीडर को फिर से चकमा दे देता है। लेकिन वो लीडर इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो साओ के ऊपर एक आखिरी हमला करता है विंड डांस फ्यूरियस एरो से, जिससे साओ की तरफ एक तगड़ा एरो जाता है और वहाँ पे बहुत तगड़ा धमाका होता है, जिससे लीडर को लगने लगता है कि उसने साओ को मार दिया। लेकिन जब वहाँ से धुआं हटता है तब सामने की तरफ एक बस गड्ढा था, लेकिन जब वो लीडर पीछे मुड़कर देखता है तब उसके पीछे साओ आ चुका था और उसने लीडर के ऊपर अपनी तलवार रख दी थी। लीडर साओ से कहता है कि मुझे ना मारो, मैं तुम्हें अपने लीजन और वहाँ पे कितने ज़ॉम्बी हैं सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन साओ उस लीडर की तरफ अपना चाकू फेंक के मारता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है जिसके अंदर एक रिमोट बटन रखा हुआ था। इसके बाद उस लीडर के जितने भी साथी थे वो सभी देख लेते हैं कि उनका लीडर हार गया है, इसीलिए वो वहाँ से खिसकने लगते हैं। साओ पीछे मुड़ के सू और फेफे से कहता है कि तुम दोनों उन कुत्तों को संभालो जो यहाँ से भाग गए हैं। इसके बाद फेफे अपना बिग बेबी निकाल लेती है और उनके ऊपर शूट करके उन्हें मारने लगती है। इसके बाद साओ लीडर से कहता है कि चलो अब सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ को मौत से भी ज्यादा खराब कर दूंगा। इसके बाद साओ लीडर की टांगों के बीच में चाकू मारता है और उससे कहता है जल्दी से बकना शुरू करो, नहीं तो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तुम्हारी खास चीज काटने के लिए। इसके बाद लीडर डर के मारे साओ को अपने लीजन के बारे में सब कुछ बता देता है कि उनके लीजन में कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग हैं और उनमें से कम 200 अवेकनर्स हैं और वो यहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ने के लिए आया था ताकि वो उनको ज़ॉम्बीज का चारा बना सके। साओ मन में सोचता है कि सोल्टर रीजन फॉलन सिटी के बराबर का है और ये उनसे कहीं भी ज्यादा क्रूर है, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इन्होंने रास्ता भी बंद करके रखा है। इसके बाद लीडर साओ से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता
हूँ। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होके एक दूसरे बंदे पे आ जाता है जो मन में सोचता है कि उनके पास दो ताकतवर अवेकनर्स थे, लेकिन वो दोनों ही मारे गए। मतलब कि जिसने उन्हें मारा है वो काफी ताकतवर होगा। इधर हम लोग सौ के ग्रुप को देखते हैं जो उसके लीडर को मारने के बाद वहां से चले गए थे। सौ मन में सोचता है कि उनकी ताकत अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उनके साथ जाके डायरेक्ट फाइट कर सके, इसीलिए वो सोचने लगता है कि उसे और भी ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना चाहिए। इधर वैंग अपने मन में सोच रही थी कि उसे भी ताकतवर होते रहना होगा क्योंकि वो सौ के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती है। इसके बाद सो मिरर में देख के सौ को बताती है कि कोई उनके पीछे आ रहा है, जिसपे सौ सोचता है कि वो लोग इतनी तेज कैसे हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोल्टन लीजन के लोग उनका पीछा करने लगते हैं और वो सभी अपना गोला बारूद लगातार उनके ट्रक के ऊपर चला रहे थे। तभी उनके ग्रुप का लीडर बाहर निकलता है और वो बिग बेबी उनके ट्रक की तरफ फायर करता है। वो उन्हें बताती है कि रॉकेट लॉन्चर हमारी की तरफ आ रहा है। इसके बाद फिर ट्रक के बाहर से निकलती है और रॉकेट लॉन्चर शूट करते हुए कहती है कि कौन है जो मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से बिग बेबी के साथ खेल सकता है। फिर की रॉकेट लॉन्चर से उनके 2-3 लोग घायल हो जाते हैं और उनकी गाड़ियां भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जब फेफे देखती है तो अभी भी वहाँ पे बहुत सारे लोग बचे हुए होते हैं और उनका लीडर फेफे से कहता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, बस देखते जाओ कि आगे क्या क्या होता है। इसके बाद वो सभी लोग उनके ऊपर लगातार रॉकेट लॉन्चर से अटैक करते रहते हैं। इतने सारे रॉकेट्स को देख के फेफे भी घबरा जाती है और वो सौ से मदद मांगती है। सौ बाहर आके कहता है कि तुम अभी भी छोटी हो, इतने सारे रॉकेट्स को देख के घबरा ही जाओगी। इसके बाद सौ वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एनर्जी शील्ड बनाता है जिससे वो सारे रॉकेट लॉन्चर उससे ही टकरा जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वो सभी लोग सौ की एनर्जी शील्ड को देख के घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सौ भी एक अवेकनर है। बॉस भी अपने मन में सोचता है कि ये लड़का कमाल का है और इसकी एबिलिटी भी यूनिक है। इसके बाद बॉस साउ से कहता है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है, लेकिन साउ उसे कहता है कि मुझे मर्दों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद साउ ट्रक से नीचे उतर जाता है और फेफे से कहता है कि ये लोग तेज हैं, इसीलिए हम भाग नहीं सकते, इसीलिए तुम सो और वैंग को लो और यहाँ से निकल जाओ। और साउ उसे ये भी कहता है कि मैंने ट्रक के अंदर बिग बेबी रख दिया है, इसीलिए उसके साथ मजे करो और वैंग और सो को हमेशा सेफ रखना। जिसपे फेफे कहती है कि ठीक है, चिंता ना करो। इसके बाद फेफे उन दोनों को लेके ट्रक के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन वो लीडर साउ से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से निकल जाओगे, वो भी बिना मेरी परमिशन के। इसके बाद लीडर अपने सभी लोगों को साउ, वैंग और सो को पकड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन तभी साउ दोबारा अपनी एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल करता है जिससे वो उनकी गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो जाती है और उन्हें गहरी चोटें लग जाती हैं। साउ अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने करंट लेवल के साथ इन्हें हराने में काफी तकलीफ होगी। ग्रुप का लीडर भी साउ से कहता है कि तुम अपने लिमिट्स तक पहुंच गए हो, इसीलिए तुम्हें रुक जाना चाहिए। लेकिन साउ पीछे मुड़ के कहता है कि तुम जैसों के साथ निपटने के लिए इतना काफी है। इसके बाद साउ जमीन में एक लाइन खींच देता है और उनसे कहता है जो कोई भी आगे बढ़ा वो तो गया। बॉस अपने मन में सोचता है कि ये काफी ताकतवर है, इसीलिए मुझे अपने लोगों को पहले भेजना चाहिए ताकि वो इसकी एनर्जी को कंज्यूम कर सके और इसे थका सके। इसके बाद बॉस के बहुत सारे चेले साउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन साउ भी अपने दोनों हाथों में अपने नाइफ को पकड़ता है और फाइट स्टैंस ले लेता है। इसके बाद साउ एक ही झटके में उन सभी के गले लगातार काट देता है और उन सभी को मौत की नींद सुला देता है। और लीडर भी समझ जाता है कि साउ सच में ताकतवर है, इसीलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद लीडर के बचे कुछ लोग साउ के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन साउ के लिए वो रॉकेट लॉन्चर भी कुछ भी नहीं थे, इसीलिए वो भी उन्हें डॉज करने लगता है और उसके सामने जितने भी लोग आते हैं वो उन सभी को मारता चला जाता है। इसके बाद एक बंदा साउ के बिल्कुल करीब से रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करता है तो साउ उसकी तरफ नाइफ फेंकता है जिससे वो बंदा उस रॉकेट लॉन्चर के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद लीडर साउ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम सच में ताकतवर हो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मेरे लिए एक काम करो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, तुम सेकंड इन कमांड पे रह सकते हो, लड़कियां, खाना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लेकिन साउ इसके लिए मना कर देता है और कुछ भी नहीं कहता। लेकिन इसके बाद लीडर वहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिससे साउ के आसपास जितनी भी लाशें पड़ी हुई थी उनके अंदर से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं और साउ के आसपास एक जंगल सा बन जाता है, जिससे साउ को समझ में आ जाता है कि इनकी बॉडी के अंदर पहले ही बीज डाल दिया गया था जो अब पेड़ की तरह बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद उन पेड़ों की बेलें साउ के ऊपर अटैक करने लगती हैं, लेकिन साउ कैसे तैसे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन्हें आराम से डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन जब लीडर अपनी ताकत को और थोड़ा बढ़ाता है तब साउ के ऊपर दिक्कत होना शुरू हो जाती है और लीडर साउ से कहता है कि स्ट्रगल करना बंद कर दो, ये सब कुछ बेकार है। इसके बाद एक बेल साउ के पैर को पकड़ लेती है तो लीडर उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है और लीडर के साथ ही साथ उसकी बेलें भी साउ के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी साउ वहाँ पे एयर शील्ड का केज बना लेता है, यानी कि एक केज जो हवा से बना हुआ था, जिससे उन बेलों के सारे अटैक न्यूलीफाई हो जाते हैं और इसी के साथ ही लीडर भी उस केज के अंदर आ जाता है। साउ लीडर को बताता है कि उसकी एयर शील्ड सिर्फ अटैक को ब्लॉक ही नहीं करती है बल्कि एक केज भी बन जाती है, जिससे जितने भी बाहर प्लांट हैं
हैं वो अंदर नहीं आ सकते हैं। तो फिर लीडर साओ के ऊपर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी बेली केज के बाहर थी, इसीलिए अंदर कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद साओ आगे बढ़ के लीडर के सीने के ऊपर 2 कट मार देता है, जिससे लीडर अपने घुटनों पे आ जाता है और लीडर साओ से कहता है कि मुझे मत मारना, नहीं तो वो सारी लड़कियां मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके पीछे अपने लोग भेज दिए थे और अब तक तो उन्होंने उन्हें पकड़ भी लिया होगा। लेकिन साओ लीडर से कहता है कि तुमने उन्हें यहाँ से काफी दूर भेज दिया और मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि उनमें से कोई बचा भी होगा। और इधर हम लोग देखते हैं कि फेफे ने साओ के बिग बेबी का इस्तेमाल करके उसके पीछे जितने भी लोग आए थे उन सभी को पहले ही मार दिया था और फेफे को लगने लगता है कि वही एक भगवान है जो इस दुनिया में जीत सकती है। लेकिन तभी सू उसे बताती है कि उसे घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं। इसके बाद हम उन्हीं 2 छुपे हुए लोगों को देखते हैं जो कि वॉकी टॉकी से अपने बॉस को कॉल करते हैं कि बॉस आके उन्हें बचा ले। लेकिन तभी फेफे उनके पीछे आती है और कहती है पकड़ लिया, और इसके बाद वहाँ पे सिर्फ एक धमाके की आवाज आती है। इधर बॉस जो वॉकी टॉकी से अपने लोगों को कॉल करने की कोशिश करता है तब कॉल ही नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ज्यादा कोशिश करने के बाद कॉल लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है कि बॉस हमारे सारे लोग मारे गए हैं और वो लड़कियां यहाँ से बच के निकल गईं। इसके बाद साओ लीडर की ठुड्डी के ऊपर चाकू रख देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे जीतने के एक भी चांस नहीं बचे हुए हैं, जिससे बॉस डर जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे ना मारो, मैं तुम्हें सोल्टर रीजन की सेकंड ब्रांड और भी सारी जानकारी दे सकता हूँ, इसीलिए मुझे मत मारो। इसके बाद बॉस साओ को लुए सिटी के किंग के बारे में बताने लगता है, लेकिन बॉस ऐसा जानबूझ के कर रहा था क्योंकि वो समय निकालना चाहता है रिकवर होने के लिए, और उसे जैसा ही मौका मिलेगा तो वो साओ के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पे लड़कियां आ जाती हैं ट्रक को लेके, तो साओ का ध्यान हट जाता है और जैसे ही साओ का ध्यान हटता है तो बॉस साओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन साओ उसके अटैक को बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है और उसके गले को काट के उसे मार देता है। इसके बाद लड़कियां साओ के पास आ जाती हैं और उसे पूछने लगती हैं क्या वो ठीक है, जिसपे साओ कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फेफे साओ से पूछती है कि अब वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि सोल्टर लीजन के वार बैंड यानी कि जो हमला करते हैं वो अभी भी पास ही में है और इन लोगों के पास अभी भी मौका है कि ये ब्रिज पास करके यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन साओ के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था, क्योंकि साओ ने उनके लीडर को आराम से मार दिया है, इसीलिए उनको भी मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद साओ उन लड़कियों को मिशन के बारे में बताने लगता है कि वो कैसे क्या करेंगे। इसके बाद हम लोग सोल्टर रीजन के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पे नई लड़कियों को लाया गया था, और उन्हीं के हेडक्वार्टर के बाहर हम लोग साओ को भी देखते हैं जिसने पहले ही एक बंदे को पकड़ लिया था। इसके बाद साओ उस बंदे के मुंह से टेप को हटाता है जिससे वो चिल्लाने लगता है, जिससे जो उनका व्हाइट कैप्टन था वो वहाँ पे 2 लोगों को चेक करने के लिए भेजता है, और वो 2 लोग जैसे ही वहाँ पे पहुंचते हैं तब वो अपने बंदे को बंधा हुआ देखते हैं और तभी साओ उनके पीछे आता है और उनके गले को काट के उन्हें मार देता है। इसके बाद बॉस को उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी साओ पत्थर के पीछे से कहता है कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी है और मिंग ने अपने हाथों से ही अपना गला काट लिया है और वो मर रहा है। इसके बाद साओ खून से सना हुआ कोट पहन के पत्थर के पीछे से बाहर निकलता है। वाइस कैप्टन उससे कहता है कि जल्दी से अंदर जा और अपने कपड़े बदल के खुद के साफ कर। इसके बाद वाइस कैप्टन हेडक्वार्टर का गेट बंद कर देता है और अपने सभी लोगों से कहता है कि बाहर एक फीमेल किलर घूम रही है जो हम लोगों को मार रही है। इसीलिए वाइस कैप्टन अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो सभी जाएं और उस फीमेल किलर को मार के वापस आए। लेकिन इन सालों ने सुना था कि फीमेल किलर काफी सेक्सी है और उसका फिगर भी कमाल का है, इसीलिए ये सोचते हैं कि उसे मारने से तो बर्बादी ही होगी, बल्कि उसे पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं। इधर साओ जो उनकी बातें सुन रहा था वो मन में सोचता है कि उसके अलावा और कोई भी है जो कि सोल्टर रीजन की बर्बादी चाहता है। इसके बाद हम लोग एक फीमेल कैरेक्टर रुई को देखते हैं जो कि अपने लीडर से कहती है कि बाकी लड़कियों को पकड़ के ले जाया गया है। रुई के साथ और भी लड़कियां होती हैं और वो उससे कहती हैं कि आप जो भी कहेंगी वो हम बिना झिझके कर देंगे। इसीलिए रुई उनसे कहती है ठीक है तैयार हो जाओ, हम लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। इसी के बाद हम लोग एक पहाड़ के ऊपर एक और फीमेल कैरेक्टर को देखते हैं जिसको देखने से ही पता लगता है कि यही फीमेल किलर है, जो कि उनके हेडक्वार्टर को देखते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम कैंप के अंदर हो तो तुम क्या सेफ हो। इसके बाद फीमेल किलर पहाड़ के ऊपर से जंप लगा देती है और कहती है कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वैंग, सू और फेफे पे आ जाता है। फेफे कहती है कि वो काफी बोर हो चुकी है यहीं पे बैठे बैठे, जिसपे सू उससे कहती है कि हमें सब्र रखना होगा जब तक साओमो सिग्नल नहीं देता है। इसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो कि एक ट्रक के अंदर TNT यानी कि बम लोड कर रही थी, और फेफे मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं आतिशबाजी देखने को इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद हम साओ को देखते हैं जो कि कैंप में इधर उधर घूम रहा था और कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की आवाज आती है जो कि रस्सी काट के वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हम जुआन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी रस्सी काट रही थी और वो अपनी रस्सी काट के बाकी लड़कियों की रस्सी काटने लगती है ताकि वो सभी यहाँ से भाग सकें। लेकिन तभी कैंप के अंदर कोई आ जाता है जिसको देख के जुआन घबरा जाती है और उसकी तरफ कांच लेके
लेके जाने लगती है। लेकिन असल में वो बंदा साओ था जो उनसे कहता है कि तुम सिचुएशन को गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन जुआन के मन में यही चल रहा था कि उसे या तो जीना है या तो मारना है, लेकिन वो बिना फाइट करे तो नहीं मरेगी। इसीलिए जुआन साओ की तरफ कांच लेके उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ने लगती है। लेकिन साओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बेसब्र ना हो, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। लेकिन जुआन उसकी बात ही नहीं मान रही थी और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि साओ के पास और कोई चॉइस नहीं बची थी, इसीलिए उसे स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ता है, जो कि था बैक पे स्पैंक। इसके बाद साओ जुआन की बैक के ऊपर धड़ाधड़ चाटे मारता रहता है। जुआन की बैक सूज चुकी थी और साओ उसे पूछता है, अब क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हुआ? जिसपे साओ कहती है हाँ। इसके बाद साओ जुआन की रस्सियां खोलते हुए कहता है कि सुनो, अब अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच वहाँ पे वाइस कैप्टन आ जाता है और साओ जुआन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसके बाद साओ वाइस कैप्टन से कहता है कि ये यहाँ से भाग रही थी, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। इसके बाद वाइस कैप्टन जुआन से कहता है कि पता नहीं बॉस कब वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें फिक्स कर देता हूँ। लेकिन साओ इसी चीज का फायदा उठाता है और वाइस कैप्टन के गले को काट के उसे मार देता है। और इसके आगे साओ जुआन को भी खोल देता है और जाते हुए उसकी सेफ्टी के लिए उसे एक गन देके जाता है। इसके बाद जुआन बाकी सारी लड़कियों को खोलने लगती है और वो मन में सोचती है कि साओ अकेले क्या कर लेगा, यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा लोग होंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साओ एक एक करके बाहर की तरफ जितने भी लोग थे उन्हें मारने लगता है और अब सिर्फ वही लोग बच गए थे जो कि गेट के बाहर रखवाली कर रहे थे। लेकिन जब साओ उनके पास जाता है तब वो पहले ही मर चुके थे। साओ उन लाशों को देख के सोचने लगता है कि इन्हें आखिर मारा कौन होगा मेरे सिवा। लेकिन तभी अचानक से साओ के पीछे वही लड़की आ जाती है जिसको लेडी किलर कहते हैं और वो साओ की गर्दन के ऊपर चाकू रख के कहती है कि कुछ भी मत कहना, नहीं तो मारे जाओगे। लेडी किलर साओ को ऑर्डर देती है कि वो चुपचाप करके अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाए। साओ बिल्कुल वैसा ही करता है और लेडी किलर से पूछता है, लेकिन तुम हो कौन? साओ मन में सोचता है कि ये इतनी तेज थी कि मैं इसे देख भी नहीं सका। लेकिन लेडी किलर साओ को ही उल्टा घूरते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारा पहले नाम पता होना चाहिए। लेकिन साओ पूछता है लेकिन किस लिए? और तभी लेडी किलर अचानक से साओ की गर्दन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, क्योंकि तुम्हारी जान मेरे हाथों में जो है। लेकिन साओ की पूरी बॉडी के ऊपर उसकी एयर शील्ड लगी हुई थी, इसीलिए अटैक का कुछ भी असर नहीं होता है और साओ उल्टा ही लेडी किलर के ऊपर अटैक कर देता है। लेडी किलर जल्दी से पीछे हट के कहती है कि ये किस तरह की एबिलिटी है, तुम मेरे नाइफ को कैसे ब्लॉक कर सकते हो? लेकिन साओ लेडी किलर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। लेकिन लेडी किलर उसके अटैक से बाल बाल बच जाती है। लेडी किलर कहती है कि इतना काफी है और मुझे तुम्हारा नाम पता है। लेडी किलर इतना कह के वहाँ से गायब हो जाती है। साओ मन में सोचता है कि ये इतनी तेज थी कि मैं इसे देख भी नहीं सका, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी सोल्टर रीजन को खत्म करने की है। और भले ही लेडी किलर ने बाहर के लोगों को मार दिया है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वो मेरी दोस्त है या फिर मेरी एनिमी। लेकिन लेडी किलर जाते हुए पीछे की तरफ एक धमाका करके जाती है और साओ से कहती है कि ये मेरा गुड बाय गिफ्ट है। और क्योंकि धमाका हो चुका था इसीलिए साओ को प्लान बी यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अब एक्सपोज हो चुकी है। सो पीछे मुड़ के बाकी सबसे कहती है कि हमें प्लान बी करना पड़ेगा, जिसपे फेफे काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे रॉकेट लॉन्चर चलाने को जो मिलेगा। इसके बाद कैंप के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी साओ के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। साओ कैसे तैसे उनके बुलेट से डॉज कर रहा था और इसके बाद वो फोन से सू से पूछता है क्या सब कुछ रेडी है, जिसपे सू कहती है कि हाँ सब कुछ रेडी है। इसके बाद उन लोगों के ऊपर गोलियों से शूट होने लगती है, लेकिन इसी के बाद फेफे उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर में छोड़ देती है, जिससे वहाँ पे धमाका होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। और साओ कहता है कि इस कयामत की दुनिया में कोई भी लॉ नहीं है, तो फिर मैं ही कानून बन जाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या गलत किया है और क्या सही। इसके बाद सू साओ से कहती है कि 2 लोग बच के भाग गए हैं, जिसपे साओ उससे कहता है कि चिंता ना करो, उनको कोई और ठिकाने लगा देगा। इसके बाद सामने की तरफ से गोली चलने की आवाज आती है और सू पूछती है क्या वहाँ पे कोई और भी है। और इसके बाद जुआन बाकी लड़कियों के साथ साओ के पास आ जाती है। इसके बाद जुआन साओ को अपना नाम बता के उससे खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन साओ उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जुआन उसे रोक के उसे बताते हैं कि आसपास काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज होंगे और वो हम पे हमला कर सकते हैं। जिसपे साओ पूछता है तो फिर करना क्या है, जिसपे जुआन शर्माते हुए पूछती है क्या हम सभी लड़कियां तुम्हारे साथ रुक सकती हैं। जिसपे साओ उनसे पूछता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूं। जिसपे जुआन कहती है कि चिंता ना करो, सिर्फ इस रात के लिए, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन साओ इसके लिए मना कर देता है, जिसपे सारी लड़कियां चिल्लाते हुए कहती हैं कि सिस्टर जुआन ने आज तक किसी के सामने भी भीख नहीं मांगी है। जिसपे साओ कहता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ तो तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। जिसपे जुआन को लगने लगता है कि साओ उसके साथ सोना चाहता है, लेकिन साओ उन सभी को 2 ऑप्शन देता है। पहला ये कि वो सभी अपने बलबूते पे जो करना है वो करें, दूसरा ये कि वो सभी साओ के लिए काम करें और साओ उनका बॉस होगा।
होगा। लेकिन इसके बाद कुछ लड़कियां कहने लगती हैं कि तुम्हारे टीम में 4 ही लोग हैं और क्या तुम सच में हम सभी को मैनेज कर सकते हो, जिसपे साओ उनसे कहता है कि तुमने अभी ही देखा मेरी टीम ने अकेले ही इन सभी को धूल चटा दी, जिससे उन सभी की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे उन सभी लड़कियों की लीडर यूरी आती है, जो साओ से पूछती है लेकिन इतना ही नहीं, क्या तुम हम सभी को खाना खिला सकते हो। यूरी को देख के सारी लड़कियां खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि यूरी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। यूरी उन्हें बताती है कि मैं तुम्हें बचाने ही वाली थी, लेकिन ये लड़का मुझसे पहले आ गया। इसके बाद जुआन साओ और यूरी को एक दूसरे से मिलवाती है और बताती है कि ये हमारे लीडर है, जिसपे साओ अपने मन में सोचता है कि अगर वो इन सभी को फॉलो करवा ले तो इससे उसके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। यूरी साओ से फिर से पूछती है कि तुम हमारा पेट कैसे भरोगे, जिसपे साओ उसके सामने अपनी सारी सप्लाईज दिखाता है और इतनी सारी सप्लाई को देख के वो लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं और उनके मुंह से लार बहने लगती है, क्योंकि साओ के पास चॉकलेट्स भी थी। इसके बाद साओ यूरी की तरफ चॉकलेट करते हुए पूछता है कि तुम्हारा डिसीजन क्या है, जिसपे कुछ लड़कियां यूरी से कहती हैं कि हमें इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें मुश्किल से ही खाना मिल पाता है और इसके ऑफर से हम कम से कम पेट तो भर ही पाएंगे। इसके बाद बहुत सारी लड़कियां यूरी को फोर्स करने लगती हैं साओ के डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए, और इसके बाद यूरी साओ के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उससे कहती है कि उसे खाने के साथ साथ हर किसी को 1000 बुलेट्स भी देनी पड़ेंगी। जिसपे साओ कहता है कि हाँ, मैं उन सभी को 2000 दूंगा, लेकिन वो सभी नौकरी करेंगी और मैं उनका बॉस रहूंगा। यूरी और साओ की डील को देख के वो सारी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें खाने के साथ साथ अब पैसे भी मिलेंगे। लेकिन यूरी साओ से कहती है कि हमारी ये डील सिर्फ बैटल और सर्वाइवर के लिए है, लेकिन तुम इसका फायदा नहीं उठाओगे और ना ही तुम हमें फोर्स करोगे ऐसी वैसी चीज करने के लिए। जिसपे साओ यूरी का गला पकड़ के उसे नियम 1 याद दिलाता है कि किसी भी अनजाने टोन में उससे बात न करे। लेकिन साओ यूरी को छोड़ के वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरे फोर्स करने की जगह पे पहले तुम इन सबके बिहेवियर के ऊपर नोटिस करो। जिसपे यूरी गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरी लड़कियां कभी भी ऐसा नहीं करती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत सारी लड़कियां साओ को मास्टर मास्टर कह के उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। एक लड़की तो साओ से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम हम सभी को अपने साथ रख सकते हो। अरे मुझे गलत मत समझना, मैं तो एज की बात कर रही थी। जिसपे यूरी उन लड़कियों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम कमीनी लड़कियों अपनी बहन को भूल गई सिर्फ एक लड़के के चक्कर पे। जुआन यूरी के पास आती है और उससे कहती है कि सिस्टर आप गुस्सा मत हो, वो जैसा करना चाहती हैं उन्हें करने दो, पता नहीं कल ये जिंदा बचे भी या ना बचे। इसके बाद अगले दिन वो सभी लोग कैंप लगा लेते हैं और वैंग साओ को सारे डिटेल दे रही थी कि कितनी सप्लाईज बची हैं और कितनी नहीं बची हैं, और वैंग साओ को कुछ क्रिस्टल भी दिखाती है जिनकी मदद से कोई भी अवेकन हो सकता है। लेकिन इन सभी क्रिस्टल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही इन सभी में इतनी एनर्जी थी कि वो किसी को अवेकन कर सके, जिससे वैंग काफी उदास हो जाती है। तो साओ उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि तुम उदास ना हो, मैं तुम्हें जरूर अवेकन कर दूंगा, जिससे वैंग काफी खुश हो जाती है। इसके बाद यूरी साओ के पास आती है और उससे कहती है कि हम सभी इकट्ठा हो गए हैं, हमें ऑर्डर दो। जिसपे साओ उन्हें पहला ऑर्डर देता है कि उन सभी को खाना खाना है, जिससे वो लड़कियां पहले तो शॉक हो जाती हैं, लेकिन बाद में काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो आखिरकार खाना खा सकती हैं। इसके बाद साओ उनके लिए खाना तैयार करने लगता है, तो वो लड़कियां अपनी लार बहाने लगती हैं क्योंकि उसके अंदर से खुशबू काफी अच्छी आ रही थी। इसके बाद वैंग वहाँ पे आती है और वो उन सभी से कहती है कि खाना तैयार हो गया है, इसीलिए रेडी हो जाओ। इसके बाद जब वो लड़कियां उसके ढक्कन को हटा के देखती हैं तो अंदर चावल बने हुए थे, लेकिन उन चावल से भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो लड़कियां सीधा टूट पड़ती हैं जानवरों की तरह। जिसपे वैंग उनसे कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी ना करो, हमारे पास प्लेट्स भी हैं, तुम उन सभी में खाना खा सकती हो। इसके बाद वो लड़कियां प्लेट्स में खाना खाती हैं और काफी खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी वैंग उनसे कहते हैं कि यहाँ पे और भी डिशेस हैं, और इसके बाद वैंग उन सभी के लिए कैबेज सूप लेके आती है, यानी कि पत्ता गोभी की सब्जी। और इसके बाद वो लड़कियां चावल के साथ साथ कैबेज सूप भी खाती हैं, जिससे एक लड़के को रोना आ जाता है क्योंकि उसे अपनी मम्मी के हाथ के बने हुए खाने की याद आ जाती है। और वो अपनी कहानी सबको बताती है कि उसकी मदर और उसकी पूरी फैमिली उसको बचाने के चक्कर में मारी गई। और उसकी इतनी दुख भरी कहानी सुन के वैंग भी भावुक हो जाती है और वो उस लड़की को गले लगा के कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम सभी फैमिली हैं। इसके बाद हम साओ को देखते हैं जो दूर से बैठा हुआ उन सभी लड़कियों को देख रहा था, और वो मन में सोचता है कि ये साला एपोकलिप्स वर्ल्ड कब खत्म होगा। की शुरुआत में साओ उस ब्रिज को देख रहा था जिसको पार करके उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन उस ब्रिज के ऊपर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ थे। जुआन साओ से कहती है कि अगर तुम हमें ऑर्डर दोगे तो हम सभी तुम्हारे लिए फाइट करेंगे। लेकिन साओ मन में सोचता है कि उसने अकेले ही सोल्टर रीजन के एक ग्रुप को निपटा दिया, लेकिन उसके लिए अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज़ से फाइट करना काफी मुश्किल होगा। इसके बाद साओ पीछे मुड़ के उनसे कहता है फेफे और बाकी सभी, और ना ही साओ इस बैटल में हिस्सा लेंगे। इसीलिए जुआन और बाकी सभी लड़कियों को अकेले ही नीचे जितने ज़ॉम्बीज़ हैं उन्हें मारना
पड़ेगा, क्योंकि साओ देखना चाहता है कि वो लड़कियां साओ के बिना कितनी ज्यादा पावर होल्ड करती हैं। इसीलिए उन सभी लड़कियों को अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा इस एपोकलिप्स दुनिया में, और अगर वो लड़कियां इन ज़ॉम्बीज को भी हैंडल नहीं कर पाती हैं तो फिर वो सारी लड़कियां साओ के लिए कचड़े के सिवा और कुछ नहीं है। जिसपे जुआन साओ के ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन यूरी जुआन को शांत होने को कहती है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, इसीलिए उन्हें साओ को कुछ देना पड़ेगा खाने के बदले में। लेकिन जुआन साओ के ऑर्डर से नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड से गुस्सा थी। यूरी जुआन को समझाती है कि उसके एटीट्यूड से कोई भी मैटर नहीं करता है, वो हमारा बॉस है, वो हमें पैसे देता है। इसके बाद यूरी पीछे मुड़ के बाकी सभी लड़कियों से कहती है कि वो सभी दिखा देंगे कि वो क्या चीज है, और वैसे भी इन ज़ॉम्बीज के पास कोई दिमाग तो है नहीं। लेकिन वैंग को उन सभी की चिंता हो रही थी, जिसपे सू उससे कहती है कि उनके पास कोई भी फायर पावर नहीं है, इसीलिए शायद से उनमें से कोई हर्ट भी हो सकता है या वो मर भी सकता है। इधर साओ सिगरेट पीते हुए कहता है कि जब तक ये वॉर है तब तक किसी का मरना या चोट खाना नामुमकिन है। लेकिन साओ के बगल में फेफे खड़ी थी जो बिल्कुल उसी की तरह एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि पता नहीं ये एपोकलिप्स दुनिया कब खत्म होगी, लोग हर दिन यहाँ पे मरते रहते हैं। लेकिन तभी साओ उसकी तरफ घूम के देखता है और उसके मुंह से सिगरेट छीन लेता है और उससे कहता है कि बच्चे सिगरेट नहीं पी सकते हैं। जिसपे फेफे उसे घूरते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे बच्चे हो, मैं पहले ही काफी डेवलप हो चुकी हूँ। इसके बाद हम उन सभी लड़कियों को देखते हैं जो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आराम से फाइट कर रही थी, बल्कि साओ भी उनकी स्किल्स को देख के काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी उन ज़ॉम्बीज में से कोई एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है जो कि एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी था, और उसके ऊपर गन फायर रॉकेट लॉन्चर कुछ भी असर नहीं होता है। इसके बाद वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी उनकी तरफ एक पंच मारता है और उसके ब्लो से काफी सारी गाड़ियां पीछे हट जाती हैं और काफी लड़कियां घायल भी हो जाती हैं। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि उस ज़ॉम्बी के ऊपर कोई भी गोली या फिर रॉकेट लॉन्चर यूज नहीं हो रहा था। तो फिर फेफे अपना रॉकेट लॉन्चर बाहर निकाल लेती है, लेकिन साओ उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उस रॉकेट लॉन्चर के धमाके से ब्रिज भी टूट सकता है। जिसपे सू साओ से पूछती है क्या हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जिसपे साओ उससे कहता है कि क्या तुम भूल गई यूरी भी एक अवेकनर है। इसके बाद जुआन यूरी से कहती है कि सिस्टर हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफेंस काफी ताकतवर है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिसपे यूरी जुआन से कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद ही स्टॉप कर लूंगी। इसके बाद यूरी अपनी पावर को इस्तेमाल करती है और उसकी पावर स्टोन स्किल होती है। इसके बाद यूरी उस ज़ॉम्बी के साथ अपना पंच टकराती है, लेकिन वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी यूरी के मुकाबले काफी ताकतवर था, इसीलिए यूरी पीछे खिसक जाती है और कांपने लगती है। लेकिन यूरी फिर से खड़ी होती है कि उससे पहले ही वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, तो यूरी भी उसके साथ अपना पंच टकराती है, लेकिन इस बार यूरी और भी ज्यादा घायल हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी यूरी के ऊपर पंच मार के उसे खत्म ही करने वाला था, लेकिन उससे पहले साओ जल्दी से अपनी जगह बदल लेता है और यूरी के पास चला जाता है और उसे बचा लेता है। यूरी साओ से पूछती है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, तुमने तो कहा था कि तुम हमारी मदद नहीं करोगे। जिसपे साओ उसे कहता है कि उसे इस बात का डर है कि इस फाइटिंग के चलते ब्रिज टूट सकता है। इसके बाद वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी साओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन साओ उसके अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। इसके बाद साओ जुआन से कहता है कि तुम यूरी को यहाँ से लेके जाओ और इस म्यूटेड ज़ॉम्बी को मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन यूरी साओ को समझाती है कि वो ज़ॉम्बी काफी ताकतवर है, इसीलिए उन्हें अभी के लिए पीछे हट जाना चाहिए, और इसके बाद वो लोग हैवी वेपन का इस्तेमाल करेंगे उस ज़ॉम्बी को हराने के लिए। लेकिन साओ उनसे कहता है कि उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, और वो ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि वो लोग आज ही इस ब्रिज के पार जाएंगे। इसके बाद वो ज़ॉम्बी भी साओ के ऊपर पंच मारता है, तो साओ सामने की तरफ से डेडली क्रॉस ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिससे उस ज़ॉम्बी के सीने के ऊपर 2 कट लग जाते हैं और उसके अंदर से खून बहने लगता है, और साओ इसी तरह से उस ज़ॉम्बी का खेल खत्म कर देता है। इसके बाद साओ उन लड़कियों से कहता है कि ये ज़ॉम्बी मारा गया है और बाकी सारे जितने भी ज़ॉम्बीज हैं उन सभी को जल्दी खत्म करो। यूरी मन में सोचती है कि उसे लगा था कि साओ के पास सिर्फ सप्लाईज ही हैं, लेकिन बल्कि उसके पास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी हैं, यानी कि यूरी और साओ के बीच में पावर का बहुत बड़ा गैप है। और शुरुआत में यूरी को लगा था कि साओ उनका फायदा उठा रहा है, लेकिन बल्कि वो लोग हैं जो साओ का फायदा उठा रही हैं। इसके बाद जुआन बाकी लड़कियों को लेती है और पूरे बेस को साफ कर देती है। साओ मन में सोचता है कि पता नहीं आगे हम लोगों के लिए क्या चीजें इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि रिसर्च लैब से वो लोग अभी लाखों मील दूर हैं। इसके बाद यूरी साओ से माफी मांगती है और वो साओ से कहती है कि अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है तो वो कर सकती है। साओ पीछे घूम के यूरी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है, और जब यूरी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती है तब वो 10 सालों का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि यूरी और उसके सारे लोग साओ के साथ 10 सालों तक रह सकते हैं। इसके बाद जब वो लोग ब्रिज पार कर लेते हैं तब वो आसपास की सारी जगहों पे जाते हैं और पूरे एरिया को चेक करते हैं, और उन्हें जितने भी ज़ॉम्बीज मिलते हैं वो उन्हें मार देते हैं। और यूरी इन्हीं सब चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो साओ से पूछती है कि उनकी असली डेस्टिनेशन है कहाँ, वो लोग जाना कहाँ पे चाहते हैं। साओ यूरी से कहता है कि उसे उसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा, और वो उनसे कहता है कि डिनर के बाद सब किसी को इकट्ठा करो, क्योंकि साओ
साओ को उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन साओ मैप को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो लोग इसको पार करने के बाद डायरेक्ट टाइगर विलेज पहुंचेंगे और टाइगर विलेज को पार करने के बाद वो लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट को ढूंढ सकते हैं। लेकिन टाइगर विलेज को पार करने के बाद ही उनके सामने 10,000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज होंगे, जिनमें से तो पता नहीं कितने म्यूटेटेड ज़ॉम्बी होंगे। और साओ ने अपनी पिछली लाइफ में अपने आधे से ज्यादा एलाइट सोल्जर्स को इसी वार में खो दिया था। इसके बाद जुआन भागते हुए रुई के पास आती है और उसे बताती है कि उसे पास ही में 20,000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज और उनमें से आधे से ज्यादा म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज मिले हैं, इसीलिए उन लोगों को इसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके साओ को करनी होगी। लेकिन इसके बाद हम उन सभी लोगों को शाम को डिनर करते हुए देखते हैं और उन लोगों को आज वाइन भी दी जा रही थी। दरअसल साओ को भी नहीं पता है कि कल इनमें से कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं, इसीलिए वो इन्हें आज रात को जितना एंजॉय कर सके उतना करने देता है। लेकिन तभी जुआन साओ के ऊपर जंप लगा देती है और उसे पकड़ के कहती है कि साओ ने उसकी कई बार जान बचाई है, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो साओ को रीपे कैसे करे। साओ जुआन से कहता है कि तुमने चढ़ा रखी है, लेकिन जुआन साओ से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, जिसपे साओ चिल्लाते हुए कहता है कि इधर उधर देख के बात करो कि लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे यूरी आती है जो उन दोनों को घूर के देखती है। तो जुआन उससे कहती है कि हम दोनों बस ची चैट कर रहे थे और कुछ भी नहीं। लेकिन यूरी भी साओ के साथ चिपक जाती है और वो जुआन से कहती है कि तुम अच्छी दोस्त नहीं हो, तुम कैसे अकेले मास्टर के साथ सो सकती हो, चलो साथ में करते हैं। जुआन साओ को बताती है कि यूरी को जल्दी चढ़ जाती है और वाइन का एक घूंट लेने के बाद वो पागल ही हो जाती है और इसके बाद यूरी साओ के कंधे के ऊपर ही सो जाती है, ये कहते हुए कि वो साओ के साथ सोना चाहती है। अगले दिन साओ उन सभी को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि वो सभी ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने वाले हैं और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि मेन लीड में जुआन रहेगी जो बड़े ट्रक को चलाएगी और हर कोई उसे फॉलो करेगा और वो सभी लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और कोई भी साओ के ऑर्डर के बिना रुक नहीं सकता है और जिस किसी ने भी गद्दारी करने की सोची तो उसके सर में गोली पड़ेगी। साओ ने बताता है कि ये जिंदगी और मौत का बैटल है, इसीलिए हर किसी को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, जिसपे वो सभी लड़कियां एक साथ हाँ कहती हैं। इसके बाद हम उन सभी म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो लगातार उन सभी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद जुआन अपना बड़ा सा ट्रक लेके सबसे आगे रहती है और इन सभी के ट्रक और गाड़ियां मॉडिफाइड हैं, यानी कि इनकी गाड़ियों के ऊपर सब मशीन गन्स लगी हैं और चारों तरफ कटर लगे हुए हैं। और साओ जो ट्रक के ऊपर बैठा हुआ था वो मन में सोचता है कि आओ देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सख्त है। इसके बाद साओ अपनी नाइफ से लेके एक अटैक करता है और पता नहीं कितने ज़ॉम्बीज का सर एक ही बार में काट देता है और इसके बाद वो सभी लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज आते हैं उन सभी को मारते जाते हैं। लेकिन तभी उनके रास्ते के बीच में 3 बड़े बड़े म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तो फिर साओ उन तीनों ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करते हुए जुआन से कहता है कि लगातार आगे बढ़ते रहो। इसके बाद साओ सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज आते हैं उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ता रहता है और उन तीनों म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज के सामने आ जाता है और उन तीनों के सामने जाते ही अपनी एयर अवेकन एबिलिटी एयर ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिससे हवा में तीरें बन जाती हैं और ब्लेड की तरह उन तीनों ज़ॉम्बीज को काट के रख देती हैं और इसी तरह से साओ एक साथ उन तीनों ज़ॉम्बीज को मार देता है और इसके बाद वो आगे बढ़कर बाकी सारे ज़ॉम्बीज को भी मारने लगता है। लड़कियां कहती हैं कि मास्टर की एबिलिटी काफी अजीब है, लेकिन फिर भी वो काफी ताकतवर है। एक लड़की कहती है कि हमने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा डिसीजन ये किया है कि हम मास्टर को फॉलो कर रहे हैं। इधर साओ अभी भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बाकी ज़ॉम्बीज को मार रहा था और उन सभी से कहता रहता है कि लगातार आगे बढ़ते रहो और अपने मन में सोचता है कि कुछ ही सेकंड में वो लोग इस जगह को पार कर जाएंगे। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पहाड़ के ऊपर से जुआन के ट्रक के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जुआन का ट्रक क्रैश हो जाता है और जुआन बेहद घायल हो जाती है और वो ट्रक के अंदर ही फंस जाती है। ये देखे साओ भी काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी आगे कहता है कि आगे बढ़ते रहो। यूरी भी अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी लड़कियों से कहती है कि लगातार आगे बढ़ते रहो, जैसा उसने कहा है वैसा करते रहो। इसके बाद फिर ट्रक के अंदर से बाहर निकलते हैं और अपने रॉकेट का इस्तेमाल करके सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को मार देते हैं और रास्ते को क्लियर कर देती है और साओ पीछे रह के उस आखिरी म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के साथ फाइट करता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो भाग के जुआन के पास जाता है, लेकिन जुआन काफी घायल हो चुकी थी और वो साओ से कहती है कि उसकी टांगे ट्रक के अंदर फंस चुकी हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल सकती है और वो साओ को यहाँ से चले जाने को कहती है और इतना कहने के बाद ही वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद साओ जुआन को बाहर निकालता है और उसे अपने साथ वापस ले जाने लगता है। इसके बाद बाकी लड़कियां सेफ जगह पे आ जाती हैं तो उन्हें जुआन और साओ की चिंता होने लगती है। इसके बाद वैंग साओ की मदद करने के लिए वापस जाने लगती है, लेकिन सू उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि ऐसा करके हम लोग साओ को और परेशानी में डाल देंगे। लेकिन तभी बाकी सारी लड़कियां भी सू से कहने लगती हैं कि वो सभी उनकी मदद करेंगी। इसके बाद यूरी भी वापस जाने को कहने लगती है क्योंकि उसे पता है अगर साओ मरा तो उनकी टीम भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी फेफे उन्हें रुकने को कहती है क्योंकि सामने से कोई आ रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि साओ ही था और उसने जुआन को भी बचा के अपने साथ लेके आया है। ये देख के वो लड़कियां शॉक हो जाती हैं और कहने
कहने लगती है क्या इसने अकेले ही उतने सारे ज़ॉम्बी से फाइट की, क्या ये सच में कोई इंसान भी है। इसके बाद वैंग जाके साओ के गले लग जाती है। साओ उससे कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन अभी गले नहीं मिलते हैं, हमें किसी और का ख्याल रखना है। इसके बाद यूरी साओ से पूछती है कि जुआन कैसी है। साओ से बताता है कि जुआन की हालत काफी ज्यादा नाजुक है। इसके बाद उन सभी लड़कियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि मेडिकल स्टूडेंट थी। इसके बाद जब वो लड़की जुआन को चेक करती है तब वो बताती है कि जुआन की हालत बिल्कुल खराब है क्योंकि उसके अंदरूनी भाग काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं और उसने काफी मात्रा में अपना खून भी खो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि ये जिंदा भी बच पाएगी। साओ उस लड़की से पूछता है क्या कोई चमत्कार हो सकता है। वो लड़की बताती है अगर कोई प्रोफेशनल सर्जन और इक्विपमेंट होते तो कोई चमत्कार हो सकता था। इसके बाद वो लड़की आगे बताती है कि जुआन काफी यंग है और इसने अभी तक अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया था। इसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो काफी उदास हो चुकी थी और वो यही सोचती है अगर वह जुआन की पोजीशन को चेंज कर पाती तो वो उसे रिप्लेस कर देती, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। इसके बाद साओ आगे बढ़ता है और यूरी से कहता है कि रोना बंद करो, मेरे पास तरीका है जुआन को बचाने के लिए, हमें बस इसके इंटरनल ऑर्गन्स को ही तो बदलना है और उन्हें ठीक करना है। यूरी साओ से पूछती है कि वो जुआन को कैसे बचाएगा। साओ से कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले जाके एक टेंट लगाओ। दरअसल साओ उन क्रिस्टल का इस्तेमाल करेगा साओ के ऑर्गन्स को दोबारा रीजनरेट करने के लिए, लेकिन उसे इस बात का डर होता है कि वो उस क्रिस्टल इतने ज्यादा प्योर नहीं है और ना ही उनमें इतनी एनर्जी है। लेकिन उसके पास एक दूसरा भी तरीका है कि वो अपनी भी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है जुआन को हील करने के लिए। इसके बाद साओ जुआन को टेंट के अंदर ले जाता है और वो कहता है कि तुम सभी यहीं पे इंतजार करो, मैं इसे ठीक करके लाता हूँ। लेकिन वो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि ये जुआन को ठीक कैसे करेगा, इसके पास ना तो कोई टूल है। लेकिन यूरी को साओ के ऊपर पूरा यकीन था कि वो जुआन को ठीक कर ही देगा, इसीलिए वो बाहर ही बैठ जाती है। इसके बाद हम साओ को देखते हैं जो कि जुआन को टेंट के अंदर ले आता है और वो एक क्रिस्टल बाहर निकालता है और उसे जुआन के सीने के ऊपर लगा देता है। और क्योंकि ये एक मानुहा है तो तुम्हें पता ही होगा कि हर चीज में ठरक रहती है, इसीलिए जुआन अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती है। इसीलिए जो लड़कियां बाहर खड़ी थी वो शर्माते हुए पूछती हैं कि मास्टर ने अपना हाथ डाला कहाँ पे है। लेकिन यूरी उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी जबान बंद करो, ये एक खास तरह का मेथड होगा। इसके बाद हम लोग जुआन के ऊपर लगे हुए क्रिस्टल को देखते हैं जो कि काला पड़ चुका था, यानी कि इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। इसीलिए साओ को अपनी एनर्जी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और जब साओ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है तब जुआन एक काफी जोर की चीख मारती है, जिससे वैंग अपने मन में सोचती है कहीं जुआन उससे एक कदम आगे तो नहीं चली गई। इधर बाकी लड़कियां रुई से कहती हैं सिस्टर रुई, अगर मास्टर इस तरह से सिस्टर जुआन का इलाज करेंगे तो हम भी इंजर्ड हैं। लेकिन रुई उन लड़कियों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम जाओ और जाकर अपना अपना काम करो, मैं यहीं पे अकेले इंतजार करूंगी। लेकिन यूरी भी अपने मन में सोच रही थी कि साओ कर क्या रहा है जो इस तरह से अजीब आवाजें आ रही हैं। तो फिर वैंग उसे भरोसा दिलाती है कि साओ कुछ भी अजीब अजीब नहीं कर रहा होगा, वो बस इलाज करता होगा। इसके बाद जुआन सही सलामत टेंट से बाहर आती है और कहती है काफी अच्छा लग रहा है, और उसी के पीछे साओ होता है जो कहता है मैं काफी थक चुका हूँ, जिससे वैंग और यूरी दोनों एक साथ मन में सोचते हैं कहीं इन दोनों ने वो तो नहीं कर लिया। तो फिर साओ उन दोनों से पूछता है क्या हो गया, अजीब सा चेहरा क्यों बनाए हो। जिसपे यूरी साओ से पूछती है कहीं तुम दोनों ने सच में टपाटप तो नहीं किया। जिसपे जुआन शर्माते हुए कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मास्टर बस मुझे लाइफ और क्रिस्टल के साथ ठीक कर रहे थे और कुछ भी नहीं। जिससे वैंग को चैन की सांस आती है। इसके बाद साओ आगे बढ़ता है और उन दोनों को घूरते हुए कहता है तो तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था, हम लोग कयामत की दुनिया के अंदर है, इसीलिए जल्दी से कार के अंदर जाओ, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिससे वो दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जुआन साओ को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। जिसके जवाब में साओ उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बचाई क्योंकि तुम मेरे टीममेट हो और कुछ भी नहीं। और सिर्फ टीममेट का सुन के जुआन थोड़ा सा उदास हो जाती है। इसके बाद वो सभी टाइगर विलेज तक आ जाते हैं जो बिल्कुल सेफ जगह थी क्योंकि वहाँ पे खून की बू नहीं आ रही थी। लड़कियां भी उस जगह पे आके काफी खुश हो गई थी। साओ अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पे पैदा हुआ था और बड़ा होके फिर यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद यूरी साओ से पूछती है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। साओ से कहता है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन से ये ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद साओ यूरी को ऑर्डर देता है कि वो कुछ लड़कियां ले और विलेज को चेक करे, शायद उसे कुछ काम की चीज मिल जाए। यूरी पूछती है अगर यहाँ पे ज़ॉम्बी हुआ तब क्या करेंगे। इसपे साओ उसे यकीन दिलाता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं होगा क्योंकि साओ ने अपने हाथों से ही यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को दफना दिया था। इसके बाद वो सोचता है कि चलो ग्रैंडपा की कब्र तक हो आते हैं। इसके बाद यूरी एक घर में आती है तो वहाँ पे सब्जियां पड़ी हुई थी और एपोकलिप्स को आए हुए करीब सालों हो गए हैं, लेकिन ये सब्जियां अभी तक सड़ी नहीं है। तो फिर इसका यही मतलब निकलता है कि यहाँ पे कोई रह रहा था इनके आने से पहले। इसके बाद यूरी एक दरवाजे की तरफ देखती है, तब वो अंदर चली जाती है तो अंदर जाके उसे एक डायरी मिलती है और उस डायरी के ऊपर जरा से भी धूल नहीं लगी थी, यानी कि यूरी का सोचा गया बिल्कुल सही था, यहाँ पे कोई रहता था। इसके बाद यूरी उस डायरी को खोल के पढ़ने लगती है और उस डायरी के अंदर लिखा हुआ था 1 सितंबर 2022 आज काफी अच्छा दिन है, लेकिन ग्रैंडपा बीमार पड़ गए हैं और वो लगातार
लगातार खांसते जा रहे हैं। इसीलिए ग्रैंडमा और अंकल दोनों पहाड़ पे गए हैं कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ग्रैंडपा का ध्यान रख रहा हूँ। इसके बाद 15 जुलाई 2023 हल्की सी बारिश हो रही है। ग्रैंडपा जा चुके हैं और ग्रैंडमा भी, और मेरे पास मौका भी नहीं था कि मैं उनसे बात कर सकूं और मैं अपने बलबूते पे ही अकेले जी रहा हूँ। आखिर में 11 नवंबर 2023 सुहाना दिन है और मेरे लिए ये काफी राहत की बात है कि मैं तुम्हें मार सका बिंग, और मैं इस लाइफ को सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। यूरी ये सभी बातें पढ़ के काफी शौक हो जाती है और इसके बाद वो लगातार पेजों को पलटती है। तब उसे आखिर में पता चलता है कि ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि साओ की है, जो कि एपोकलिप्स दुनिया के 1 साल बाद लिखी गई थी। और यूरी ये देख के काफी शौक हो जाती है कि ये डायरी उसके मास्टर की है और वो सोचने लगती है कि मास्टर ने आखिर किसे मारा होगा और ये बिंग कौन है। लेकिन तभी अचानक से यूरी के पीछे साओ आ जाता है, जो यूरी को घूरते हुए पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। यूरी साओ को देख के डर जाती है और डायरी को छुपा के कहती है कि वो कुछ भी नहीं देख रही थी। लेकिन साओ को पता चल चुका था कि यूरी डायरी पढ़ चुकी है, इसीलिए वो यूरी का गला दबाते हुए पूछता है क्या तुमने डायरी पढ़ ली। और वो यूरी के ऊपर चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम्हें किसने अलाउ किया कि तुम मेरी डायरी पढ़ सकती हो। और साओ यूरी का इतना जोर से गला दबाता है कि यूरी सांस भी नहीं ले पा रही थी। लेकिन जब साओ यूरी को और ज्यादा तड़पता हुआ देखता है तब वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और यूरी को छोड़ देता है और वो यूरी से माफी मांगता है क्योंकि वो मिसबिहेव कर चुका था। इसके बाद साओ उस डायरी को उठा लेता है और वहां से जाते हुए पीछे मुड़ के यूरी से कहता है कि किसी को भी इस डायरी के बारे में मत बताना कि तुमने क्या पढ़ा है। और यूरी पीछे रह के बस यही सोचती रह जाती है कि मास्टर के पास भी कोई अनफॉरगेटेबल पास्ट है और मास्टर ने आखिर मारा किसे है और ये बिंग कौन है। हम लोग साओ को देखते हैं जो कि एक पहाड़ पे आके अपने घर वालों को याद कर रहा था। लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे घूम के हमले की तैयारी कर देता है। लेकिन असल में वो उसकी टीममेट चेन टोंग थी, जिसने साओ को अकेले माउंटेन पे आते हुए देखा तो उसकी चिंता में वो भी उसके पीछे चली आई। साओ उससे कहता है मैं ठीक हूँ, तुम वापस जा सकती हो। लेकिन टोंग साओ का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम पिछले कई दिनों से हमें खाना खिला रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन साओ उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और उससे कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है। वो लड़की अपने मन में सोचती है कि साओ इतना अनरोमांटिक क्यों है, लेकिन उसने अपना डिसीजन कर लिया है कि वो साओ के ऊपर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगी। लेकिन तभी टोंग की परफ्यूम की खुशबू से उसके पीछे एक सुअर आ जाता है जो कि म्यूटेटेड ज़ॉम्बी था। लेकिन साओ समय रहते उस सुअर को मार देता है और टोंग से कहता है कि कभी भी माउंटेन के ऊपर परफ्यूम लगा के मत आना, इससे एनिमल अट्रैक्ट होते हैं और तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद साओ ने उस सुअर को अपने साथ ले आया था रात में पका के खाने के लिए। लेकिन यूरी साओ से कहती है कि हमें इस सुअर को इन्हें खिला नहीं देना चाहिए, हम इसके बदले में अच्छी सप्लाई ले सकते हैं। इसके बाद साओ सोने के लिए अपने टेंट में चला जाता है तो हम लोग देखते हैं कि साओ काफी उदास था अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडमा को याद करते हुए, इसीलिए वो काफी वाइन भी पी लेता है और नशे में हो जाता है। लेकिन तभी साओ के टेंट के अंदर टोंग आती है जो उससे कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो साओ उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मैं भी नहीं सो पा रहा हूँ, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। इसके बाद साओ टोंग को अपनी गोद में बिठा लेता है तो टोंग कहती है कि तुम्हारे हाथ काफी गर्म है, और क्योंकि साओ ने चाड़ा रखी थी इसीलिए वो भी टोंग के ऊपर चढ़ जाता है और उससे कहता है कि अपने कपड़े उतारो। इसके बाद हम लोग 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं और साओ बिल्कुल घबराया हुआ था और वो यही सोचता है कि उसे पीनी नहीं चाहिए थी। इसके बाद टोंग भी उठ के बैठ जाती है और वो साओ से पूछती है तो फिर क्या मैं तुम्हारी लड़की हुई। लेकिन साओ खड़ा होकर अपने पास से एक क्रिस्टल बाहर निकालता है और उसे टोंग को देते हुए कहता है कि तुम इसके साथ टाउन में काफी सारी चीजें एक्सचेंज कर सकती हो। और वो टोंग से माफी मांगता है क्योंकि वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता था और ना ही वो कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है। इसीलिए साओ उसे कहता है कि तुम इसे रख सकती हो, अगर इतना काफी नहीं है तो मैं तुम्हें और दे सकता हूँ। लेकिन टोंग उस क्रिस्टल को नीचे फेंक देती है और साओ से कहती है कि मैंने ये सब कुछ इन सब चीजों के लिए नहीं किया था और ना ही मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन साओ उसे इतना ही कहता है कि वो अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता है, अगर टोंग चाहे तो वो उसे और कुछ भी दे सकता है। लेकिन टोंग रोते हुए साओ के टेंट से बाहर निकल जाती है ये कह के कि आदमी बहुत खराब होते हैं, और साओ मन में यही सोचता है कि मुझे दोस्त ना दो, ये पूरी दुनिया ही ब्रूटल है और कोई भी लड़की मेरे दिल में नहीं आ सकती है। इसके बाद टोंग रोते हुए पहाड़ के ऊपर आ जाती है और उसने फैसला कर लिया था कि अब वो साओ को और नहीं देखेगी और वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के बीच में 2 लोग दिखाई देते हैं तो वो पूछती है वहाँ पे कौन है। तो वहाँ पे वही लड़की थी जो कि मेडिकल स्टूडेंट थी और वो टोंग को इस बात के लिए फोर्स करने लगती है कि उसने कुछ नहीं देखा, यहाँ पे सिर्फ वही थी। लेकिन तभी टोंग के पीछे लेडी किलर आ जाती है जो कि कहती है अगर इसने मुझे देख लिया है तो इसे मारना पड़ेगा, और लेडी किलर टोंग को मार देती है। इसके बाद अगले दिन जब साओ सो के उठता है तब यूरी उसे बताती है कि चेन टोंग नाम की लड़की मिसिंग है। तो साओ को लगने लगता है कि कल जो उसके साथ हुआ इसीलिए वो यहाँ से चली गई है, तो उसे वो ढूंढने के लिए जाने लगता है। लेकिन यूरी साओ को शांत करती है और उसे बताती है कि उन्होंने रास्ते में आते वक्त
सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया था, इसीलिए वो सेफ होगी और वो अपने साथ एक कार भी लेके गई है। सॉ मन में यही सोचता है कि ये कोई प्रेम कहानी नहीं है, ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है। कोई इतना चाइल्डिश कैसे हो सकता है, इसीलिए वो फैसला कर लेता है कि वो चेन टोंग को ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। इसके बाद सॉ यूरी से कहता है कि सभी को इकट्ठा करो, हम लोग पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। इसके बाद हम उन सभी लोगों को पहाड़ के ऊपर देखते हैं और सॉ पहाड़ के ऊपर इसलिए आया था क्योंकि जब वो छोटा था तब उसे पहाड़ के ऊपर से रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखाई देता था। लेकिन जब सॉ आगे बढ़ के देखता है तब वहाँ पे धुआं उठने लगता है, यानी कि फॉग। लेकिन जब सॉ पिछली बार यहाँ पे आया था तब यहाँ पे धुआं हुआ कुछ भी नहीं था, यानी कि कोई ये जानबूझ के कर रहा था। इसीलिए वो बाकी लड़कियों से कहता है कि तुम सभी यहीं पे इंतजार करो और सेफ रहना। और सॉ यूरी और सू को लेके अपने साथ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जब वो तीनों आगे बढ़ते हैं तब फॉग और भी ज्यादा घना होता जाता है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और देखते ही देखते सॉ की नजरों के सामने ही यूरी और सू दोनों ही गायब हो जाती हैं। इसके बाद हम यूरी को देखते हैं जिसके सामने एक हिरन आता है जो कि एक ज़ॉम्बी था, और इसी के बाद सू के पीछे भी एक हिरन आ जाता है। इधर सॉ को समझ में आ चुका था कि ये फॉग उनके विजन के साथ साथ उनकी एनर्जी, स्मेल और सूंघने की शक्ति को भी बंद कर रहा था। और सॉ को पता था कि अगर उसने थोड़ी सी भी देर की तो सू और यूरी की जान खतरे में आ सकती है। और इसी के बाद ही सॉ को भी वो हिरन दिखाई देता है और सॉ जैसे ही उस हिरन को देखता है तब वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है और उस हिरन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो हिरन अपना बड़ा सा मुंह खोल के सॉ को नोचने ही वाला था कि उससे पहले सॉ उसके सींगों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तुम हो इन सभी चीजों के पीछे। इसके बाद सॉ बिल्कुल भी देरी न करते हुए उस हिरन को जल्दी से मार देता है और उसके तुरंत बाद ही जमीन के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे जमीन में जो कंपन होती है उसे सू का भी हिप्नोटिज्म टूट जाता है और वो होश में आ जाती है। लेकिन तभी वो हिरन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सॉ सही समय पे आके सू को भी बचा लेता है। सू सॉ से कहती है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो यूरी खतरे में हो सकती है। लेकिन सॉ सू को चिंता न करने को कहता है क्योंकि यूरी के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे उसे कुछ भी नहीं होगा। और इसके तुरंत बाद ही वहाँ पे यूरी आ जाती है जिसने अपने कंधे पे उस हिरन को लादे हुए था और वो कहती है कि हम इसका रात में डिनर की तरह इस्तेमाल करेंगे। और यूरी बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ उनसे कहती है कि ये कमीना मुझे काटने वाला था लेकिन इसके दांत ही टूट गए और इसके बाद मैंने इसे एक पंच मार के मार दिया। सॉ यूरी को थम्स अप करके कहता है बहुत अच्छे, और बेचारा मन में सोचता है लगता है कि इस हिरन की किस्मत इसके साथ नहीं थी। इसके बाद सॉ आखिरकार माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है और उसे वो बिल्डिंग भी दिखाई दे जाती है और सॉ को पूरा यकीन है कि बिल्डिंग के अंदर कोई है जिसने सॉ को जानबूझ के पोस्ट एपोकलिप्स में भेजा था। और सॉ को पूरा यकीन है कि वो बिल्डिंग के अंदर कोई ना कोई अजीब राज ढूंढ ही सकता है। इसके बाद सॉ यूरी से कहता है कि सबको इकट्ठा करो, हम किसी भी कीमत पे उस बिल्डिंग के अंदर घुसने वाले हैं। इसके बाद वो सभी लोग अपनी कार्स को रेडी करते हैं और बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फेफे अपने बिग बेबी का इस्तेमाल करते हुए रास्ते को क्लियर कर रही थी। जुआन और बाकी सभी लड़कियां भी अपने रास्ते में आने वाले सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए जा रही थी और रास्ते को क्लियर कर रही थी। सॉ उन लोगों से कहता है कि तुम लोग सामने वाले ज़ॉम्बीज को मेरे लिए छोड़ सकते हो। इसके बाद सॉ सामने की तरफ जंप लगाता है और उसके रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज आते हैं उन सभी को मार देता है। इसके बाद वो सभी आखिरकार अपनी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। यूरी सॉ से कहती है कि तुम अंदर जाओ, हम लोग बाहर का देख लेंगे। और सॉ अंदर जाते हुए उनसे कहता है कि अगर ज्यादा खतरा बढ़े तो तुम लोग बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो। इसके बाद जब वो चारों बिल्डिंग के अंदर आते हैं तब बिल्डिंग के अंदर पूरी बिल्डिंग खाली थी और सिर्फ एक बड़ा सा क्रिस्टल लगा हुआ था। सॉ को उस क्रिस्टल को देख के महसूस होने लगता है कि उसका इस क्रिस्टल के साथ कोई ना कोई नाता है। इसके बाद सॉ उस क्रिस्टल को छूता है और उन लड़कियों से कहता है कि तुम आसपास की चीजों को चेक करो। लेकिन सॉ जैसे ही उस क्रिस्टल को छूता है तो वो वुस करके वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम लोग सॉ को उस क्रिस्टल के अंदर देखते हैं और सॉ को ऐसा लगता है कि किसी ने ये क्रिस्टल कोडिंग करके बनाया है। और इसी के बाद सॉ के पीछे एक छोटी लड़की का होलोग्राम अपीयर होता है जो सॉ से कहती है कि मैं तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। सॉ उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे जैसे लोगों की बनाई गई कला हूँ। मुझे लोग गेयाई, ओरुचि, होंगजुन कह के कहते हैं और इसके अलावा मैं इस दुनिया को बचाने के लिए भी तैयार हूँ। और वो सॉ को बताती है कि मैं इस दुनिया का अवतार हूँ और मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें पोस्ट एपोकलिप्स में भेजा था कुछ समय के लिए। सॉ पूछता है लेकिन मैं ही क्यों और किस लिए। वो लड़की बताती है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स लगातार बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन और मुझे उन सभी को डिस्ट्रॉय करना था, इसीलिए मैंने तुम जैसे लोगों को पीछे भेजा। लेकिन उन लोगों में से सिर्फ तुम एक ही हो जो जिंदा बच के वापस आया है। इसके बाद वो लड़की सॉ से कहती है कि तुम्हें दोबारा टाइम में वापस जाना पड़ेगा और अब की बार तुम एपोकलिप्स शुरू होने के पहले से जाओगे और तुम्हें वायरस को फैलने से रोकना होगा, लेकिन तुम वापस नहीं आ सकते हो सारी घटनाओं के बीतने के बाद। सॉ से पूछता है अगर मैं वापस नहीं आऊंगा तो मेरी टीम का क्या होगा, जिसपे वो लड़की सॉ से कहती है मैं तब तक उन्हें बचा के रखूंगी। और वो सॉ को समझाती है कि अगर सॉ अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लेता है तो हिस्ट्री बदल जाएगी और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसी चीज ही नहीं
होगी तो दुनिया फिर से बदल जाएगी। लेकिन अगर साओ फेल होता है तो इस लड़की की पावर धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी और वो सभी मारे जा सकते हैं। इसके बाद वो लड़की साओ के सामने एक लाइट करती है और उससे कहती है कि डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम इस लाइट को छुओगे तो तुम टाइम में वापस चले जाओगे, और अगर तुम इसे नहीं छूते हो तो समय ऐसे ही चलता रहेगा और तुम इसी तरह के फ्यूचर में आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन साओ अपना मन बना लेता है कि वो सब कुछ बदलेगा, वो सारी लड़कियों को एक अच्छी जिंदगी देगा एक रियल लाइफ में। और इसके बाद अगला सीन पोस्ट एपोकलिप्स वर्ल्ड के पहले का होता है। इसके बाद हम लोग उसी सुपरमार्केट को देखते हैं जहाँ पे वैंग काम करती है। तो अगर आपको पहला एपिसोड याद होगा तो वैंग के ऊपर एक लुटेरे ने अटैक किया था और साओ ने उसे आके बचाया था। लेकिन साओ ने वैंग को अपना नाम नहीं बताया था और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया था। इसीलिए वैंग उसका नाम सोच रही थी कि वो कौन था। और इसी के तुरंत बाद साओ दरवाजा खोल के वापस आता है और कहता है कि मेरा नाम लियो साओमो है। वैंग उसे पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। साओ उसे बताता है कि बुरा सपना देख रहा था। इसके बाद वो वैंग का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। साओ से पूछती है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो साओ उससे कहता है कि हम दुनिया बचाने जा रहे हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था। और इसके बाद ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है और मुझे नहीं लगता है कि इसका सेकंड सीजन आएगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।